हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित और देवराज चौहान सीरीज का नॉवेल पाप का घड़ा। डकैती मास्टर देवराज चौहान के मास्टरमाइंड से निकली एक शानदार डकैती। शानदार बेमिसाल डकैती। करोड़ों के जेवरातों को वॉल्ट की अभेद्य सुरक्षा को धता बताते हुए लूट लिया गया। और मज़े की बात, जेवरातों के मालिक को भी गुमान न हुआ कि वह लुट चुका है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा निहार रहा था। कमरे में देवराज चौहान, जगमोहन, बैकुंठलाल, भजन सिंह और सोहनलाल मौजूद थे। पैना सन्नाटा वहां पर व्याप्त था। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट की कश लेने में व्यस्त था। भजन सिंह और बैकुंठलाल के चेहरों से झलकती उत्तेजना स्पष्ट नजर आ रही थी। दोनों कठिनता से खुद पर काबू पाए बैठे थे। देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारी, फिर बोला, अगर डकैती सफल हो गई तो आप सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा, जो कि अपने आप में बेहद मोटी रकम है। बैकुंठलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उत्तेजना के मारे वह थोड़ा और आगे को झुक गया, जबकि भजन सिंह सीधा होकर बैठ गया था। सोहनलाल की मुद्रा में रत्ती भर भी फर्क न आया। आज़ादी से पहले देवराज चौहान ने पुनः सन्नाटे को तोड़ा। सूरतगढ़ का राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह था। बहुत ही अमीर राजा था। आज़ादी के बाद रियासतें समाप्त हो गई। राजे महाराजाओं का ज़माना लद गया। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह अपने समय में राजसी ठाठ सी जिंदगी बिताता रहा। अब वह 70 बरस का बूढ़ा हो चुका है और हीरे जवाहरात, पन्ने जड़े आभूषण नीलाम करना चाहता है। इन आभूषणों की कीमत नहीं आंकी जा सकती। 18 तारीख को ये नीलामी शहर के सबसे कीमती और महंगे होटल स्काई बर्ड में होनी है। वहाँ पर सिक्योरिटी का ऐसा तगड़ा इंतज़ाम होगा कि तलाशी के पश्चात जाने माने वही व्यक्ति भीतर जा सकेंगे जो उन बेशकीमती जेवरातों को खरीदने की हैसियत रखते होंगे और जिन्हें राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का बुलावा गया होगा। कहने के पश्चात देवराज चौहान ठिठका। तभी भजन सिंह बोला, और ये डकैती हमें होटल में डालनी है। सारे जेवरात नहीं, होटल में हमने कुछ नहीं करना है। देवराज चौहान ने उसकी बात काटते हुए हाथ उठाकर कहा, बल्कि इस समय जहाँ करोड़ों के वह जेवरात पड़े हैं वहाँ पर हमें हाथ मारना है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वह अमूल्य जवाहरात जो नीलामी के समय कड़ी सुरक्षा में सबके सामने पेश होने हैं, जिनकी चर्चा आए दिन अखबारों में होती रहती है, इस समय प्राइवेट सुपर वॉल्ट में, वॉल्ट नंबर 27 में। और सुपर वॉल्ट? बैकुंठलाल जोरों से चौंका। हाँ, देवराज चौहान के होंठ भीज गए। सुपर वॉल्ट के मालिकों का दावा है कि उनका वॉल्ट देश भर में सबसे सुरक्षित वॉल्ट है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, खोला नहीं जा सकता, सेंध लगाकर भीतर प्रवेश नहीं किया जा सकता। इस बात में शक की कोई गुंजाइश भी नहीं कि वॉल्ट के मालिकों का दावा झूठा है। वास्तव में वॉल्ट की सुरक्षा के ऐसे ज़बरदस्त इंतज़ाम है कि किसी भी तरह वॉल्ट के भीतर प्रवेश करना असंभव है। आज तक उनका दावा सच होता आया है। कई बार वॉल्ट लूटने की चेष्टा की गई, परंतु लुटेरों के हाथ नाकामयाबी ही लगी। ज़्यादातर ऐसे लोग गार्डों की गोलियों का निशाना बन गए। मुकद्दर वाले बचकर भाग भी निकले। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारी। बैकुंठलाल ने व्याकुल भाव में पूछा, तुम कहाँ पर टकैती डालने की सोच रहे हो, होटल में या सुपर वॉल्ट में? वॉल्ट में। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। भजन सिंह और सोहनलाल फौरन सीधे होकर बैठ गए। सुपर वॉल्ट लूटना असंभव है, बैकुंठलाल बोला। उसका चेहरा चिंता और बेचैनी से भर गया। 2 साल पहले सुपर वॉल्ट लूटने की ऑफ़र मेरे पास आई थी, परंतु उसकी सुरक्षा के इंतज़ामों के बारे में जानकारी होने पर मैंने इस काम के लिए मना कर दिया था। ठीक कहा तुमने। उसकी सुरक्षा के इंतज़ामों को जानने के पश्चात कोई भी समझदार इंसान वॉल्ट को लूटने की नहीं सोचेगा। देवराज चौहान खुलकर मुस्कुराया। ठीक कहा तुमने। उसकी सुरक्षा के इंतज़ामों को जानने के पश्चात कोई भी समझदार इंसान वॉल्ट को लूटने की नहीं सोचेगा। देवराज चौहान खुलकर मुस्कुराया। तुम खुद ही अपने शब्दों को बेकार कर रहे हो, भजन सिंह बोला। एक तरफ से हमें वॉल्ट लूटने को कह रहे हो, दूसरी तरफ से कह रहे हो कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। देवराज चौहान ने शांत लहजे में जवाब दिया। फिर बैकुंठ लाल को देखा। तुम्हारी जानकारी में वॉल्ट की सुरक्षा के क्या क्या इंतज़ाम है? 2 साल पहले की बात है, अब तो आधी अधूरी ही बातें याद है, बैकुंठ लाल बोला। मालिकों का दावा। कोई बात नहीं, वॉल्ट के इंतज़ामों से मैं आप सबको वाकिफ़ कराता हूँ। यूँ भी 2 साल के वक्त में वॉल्ट की सुरक्षा के इंतज़ामों के संबंध में कई बदलाव आ चुके हैं। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर थीं। हर किसी के मस्तिष्क में एक ही बात खटक रही थी कि वॉल्ट लूटने में जान जाने का जोखिम है। यह योजना कामयाब नहीं होने वाली।
फिर भी वह वॉल्ट की सुरक्षा के इंतज़ाम सुनने के बारे में उत्सुक थे। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। उसके हाव भाव से ये जाहिर हो रहा था कि जैसे इन सब बातों से उसका कोई वास्ता ही ना हो। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया। अगला दृश्य, सुपर वॉल्ट यशोदा नाम की बिल्डिंग में है। यशोदा बिल्डिंग शंकर रोड जैसी चलती सड़क के ठीक ऊपर पड़ती है। उसके एक तरफ सटी ऑयल मिल है, दूसरी तरफ ऑफिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। 4 मंजिला ऑफिस कॉम्प्लेक्स। बेसमेंट से लेकर चौथी मंजिल तक ऑफिस ही ऑफिस है। ये तो हुआ यशोदा बिल्डिंग के अगल बगल का ब्यौरा। खुद यशोदा बिल्डिंग के ऊपर भी कई नामी गिरामी व्यक्तियों के ऑफिस हैं। क्षण भर ठिठक कर देवराज चांद पुनः बोला, इससे पहले कि मैं वॉल्ट की सुरक्षा के इंतज़ामों के बारे में जिक्र करूं, एक बात आप सबसे पूछ लेना चाहता हूं कि इस डकैती में शामिल होने में किसी को ऐतराज़ है। इस पर सोहनलाल ने फ़ौरन जवाब दिया, कतई ऐतराज़ नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वॉल्ट की सुरक्षा के क्या क्या इंतज़ाम है और तुमने उस सुरक्षा को भेदने की क्या योजना बना रखी है। क्या तुम्हारी योजना वास्तव में इतनी सशक्त है कि कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं? अगर कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं तो हम में से किसी को भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। बैकुंठ लाल और भजन सिंह ने सोहनलाल की बात का समर्थन किया। देवराज चांद ने सिर हिलाया और कश लेकर बोला, यशोदा बिल्डिंग के बाहरी गेट पर 2 गार्ड खड़े रहते हैं, पास में गनें होती हैं। वह दोनों गार्ड बिल्डिंग में आने जाने वालों का सरसरी निगाहों से मुआयना करते हैं, क्योंकि वॉल्ट के ऊपर बने ऑफिसों में लोग आमतौर पर आते ही रहते हैं। इस पर भी उन्हें किसी पर शक शुबा होता है तो उसे रोककर पूछताछ करने का उन्हें पूरा अधिकार है। अगर ज़रूरत समझें तो वे उसकी तलाशी भी ले लेते हैं। बाहरी गेट से भीतर प्रवेश करने पर अहाता पड़ता है, जिसके अगल बगल से लाल बजरी की कृत्रिम सड़कें जा रही हैं। आने वाली अपनी कारें बिल्डिंग के पिछली तरफ बने पार्किंग स्थल में खड़ी करते हैं। ऊपर के ऑफिस में जाने का रास्ता भी पिछली तरफ से है, वहाँ लिफ्ट लगी हुई है। क्षण भर ठिठक कर देवराज चौंद ने पुनः कहना शुरू किया, वॉल्ट ग्राउंड फ्लोर पर है। लाल बजरी की कृत्रिम सड़कें जो इमारत के अगल बगल से होकर पिछली तरफ जाती हैं, वहीं बीच में से मुड़कर ग्राउंड फ्लोर के मेन द्वार पर भी जाती हैं, जहाँ बीच में ही दाएं बाएं दोनों तरफ गेट लगे हैं। उन गेटों पर भी 2-2 सिक्योरिटी गार्ड गनों सहित रहते हैं। वॉल्ट में जाने वाले से वहाँ पूछताछ होती है, उसका वॉल्ट नंबर, कोड नंबर पूछा जाता है। पास ही केबिन है, वहाँ मौजूद रजिस्टर से उसकी दी जानकारी को चेक किया जाता है। उसके बाद ही उसे ग्राउंड फ्लोर के सदर द्वार तक पहुँचने की इजाज़त मिलती है। सदर द्वार पर भी 2 गनमैन खड़े होते हैं। गेट वाले गार्डों का इशारा पाकर वे उसे भीतर जाने देते हैं। सदर द्वार स्टील का बुलेट प्रूफ मोटा दरवाज़ा है, जिसे कि सिर्फ रिमोट कंट्रोल द्वारा ही खोला और बंद किया जा सकता है। जब तक ज़रूरत ना पड़े सदर द्वार नहीं खोला जाता। मौजूदा गार्डों के पास रिमोट कंट्रोल भी अजीब किस्म का है। उसमें 25 बटन लगे हुए होते हैं। वो तख्ती के साइज़ का होता है। उन 25 बटनों में से 3 खास बटन क्रमवार दबाने होते हैं। उसके बाद ही वह स्टील का दरवाज़ा अपनी जगह से सरकता है। अन्य बटन बेकार हैं। इतने सारे बटन इसलिए रिमोट कंट्रोल पर होते हैं कि अगर कभी कंट्रोल गलत हाथों में पड़ जाए तब भी सदर द्वार का दरवाज़ा ना खुल सके। बहरहाल गार्ड दरवाज़ा खोलने से पहले इंटरकॉम पर भीतर सूचना दे देते हैं। भीतर से हरी झंडी होने पर ही वह दरवाज़ा खोलकर आने वाले को भीतर जाने की इजाज़त देते हैं। देवराज चौहान ने ठिठक कर सिगरेट का कश लिया। हर किसी की निगाह उस पर थी। आने वाला जब भीतर प्रवेश कर जाता है तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। भीतर जाते ही ठीक 20 मिनट सामने वैसा ही एक और दरवाज़ा है। 20 फीट सामने वैसे ही एक और दरवाज़ा है और दाईं तरफ ऑफिस मौजूद है। ऑफिस के बाहर स्टूल पर बैठा गार्ड आने वाले को ऑफिस में भेजता है और ऑफिस में वॉल्ट का मैनेजर संपत लाल आहूजा बैठा होता है। संपत लाल आहूजा हद दर्जे का कांया इंसान है। एक तरह से वॉल्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर है। वह आने वाले से बात करता है, तसल्ली हो जाने पर रजिस्टर में एंट्री करके उससे साइन करवाता है, साइन मिलाता है। उसके बाद वह नन्हा सा रिमोट कंट्रोल लेकर उसके साथ बाहर आकर सामने नज़र आ रहे दरवाजे को रिमोट कंट्रोल से खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही ठीक सामने 10 फीट पर तीसरा और अंतिम दरवाज़ा है, जिसके करीब 2 गार्ड मौजूद रहते हैं। मोटे स्टील का बुलेट प्रूफ तीसरा दरवाज़ा भजन सिंह के ओठों से निकला। हाँ, वॉल्ट की सुरक्षा के ऐसे इंतज़ाम है कि जो वॉल्ट लूटने जाए आएंगे वो कहीं ना कहीं तो अटकेंगे। हर दरवाजे के पास गनों सहित गार्ड है। सब कुछ इस ढंग से बनाया हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी कभी महसूस नहीं होती। तीसरा दरवाज़ा भी रिमोट कंट्रोल से ही खुलता है और उसके पार वॉल्ट है। देवराज चांद ने सबको देखा और कश लिया। 30 फीट चौड़े और 100 फीट लंबे कमरे में करीब 150 लॉकर है। वहाँ पर खाली लॉकर मिलना कठिन है। लॉकर का किराया 5,000 रुपये महीना है और लॉकर उसी को दिया जाता है जो लंबी चौड़ी दौलत का मालिक हो, अंधा पैसा हो। लॉकर लेने वाला वास्तव में करोड़पति है या भीतर से खोखला, इस काम के लिए वॉल्ट मालिकों ने एक प्राइवेट जासूस को रखा हुआ है। उसका नाम रंजन गुप्ता है।
35 बरस की उम्र का है। सुनने में आया कि काफ़ी काबिल इंसान है। वॉल्ट के हर मसले को हल करना उसकी ड्यूटी में शामिल है। खैर, वॉल्ट वाले हॉल में भी 2 सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त सावधान रहते हैं। एक तरफ अंधे शीशों का केबिन बना है। केबिन से बाहर और बाहर से भीतर कुछ नहीं नज़र आता। दीवारों के साथ तिजोरी नुमा लॉकरों की लाइन लगी है। आने वाले व्यक्ति का जो लॉकर नंबर होता है वह उसके सामने जाकर रुकता है। संपत लाल आहूजा अपनी चाबी लॉकर के की होल में घुमाता है। फिर लॉकर के ऊपर 1 फीट चौड़ी लंबी स्टील की पट्टी को उठाकर भीतर हाथ डालकर भीतर लगी चक्री को खास एंगल पर सेट करता है। लॉकर के मालिक को इस बात से गुप्त रखा जाता है। फिर लॉकर का मालिक अपने पास मौजूद लंबी सी चाबी को उसी की होल में डालकर घुमाता है। तत्पश्चात चेक किया जाता है कि लॉकर का दरवाज़ा खुल गया है कि नहीं। खुल जाने पर संपतलाल आहूजा स्टील की पतली चादर के पीछे लगी चक्री को घुमा देता है, ताकि लॉकर का मालिक न जान सके कि लॉकर खोलने के लिए चक्री को किस एंगल पर सेट किया गया था। उसके बाद संपतलाल आहूजा वॉल्ट से बाहर निकल जाता है। भीतर मौजूद दोनों गनमैन वॉल्ट के दरवाजे को बंद कर देते हैं और खुद अंधे शीशे वाले केबिन में चले जाते हैं। लॉकर के मालिक को अपना जो भी माल रखना या निकालना होता है, यानी कि अपना काम समाप्त करने के पश्चात वह शीशे के केबिन के बाहर लगी घंटी बजाता है। दोनों गार्ड बाहर निकल आते हैं। फिर इंटरकॉम पर बाहर वालों को खबर देते हैं कि पार्टी बाहर आ रही है। उसके बाद वह गार्ड मौजूदा रिमोट कंट्रोल से पार्टी के बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और उसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा पुनः बंद हो जाता है। जिस प्रकार आने वाला आया होता है उसी प्रकार उसे बाहर तक पहुंचा दिया जाता है। देवराज चौहान खामोश हो गया। वहाँ पर मरकट जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। जो गार्ड गनमैन वॉल्ट के भीतर रहते हैं उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? बैकुंठ लाल ने मुँह खोला। मालूम नहीं, लेकिन वॉल्ट बनाने वालों ने हर जगह पर ऑक्सीजन का पर्याप्त प्रबंध कर रखा है। देवराज चौहान ने जवाब दिया। जितने इंतज़ाम तुमने बताए हैं ये पुख्ता इंतज़ाम है। ये सब होते हुए वॉल्ट के भीतर तक जाना सरासर असंभव है, भजन सिंह बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। ये तो सीधे साधे इंतज़ाम है जो अब तक मैंने तुम लोगों को बताए। अभी तो कई ऐसे इंतज़ाम है जिनके बारे में मैंने अभी बताना है। ओह! भजन सिंह के होंठों से गहरी सांस निकल गई। चेहरा निराशा से भर उठा। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि 1 करोड़ पाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा, इसलिए कि वॉल्ट में डकैती नहीं डाली जा सकती। वॉल्ट लूटना जान देने जैसे पक्के इरादे जैसा है। और क्या क्या है? बैकुंठलाल का स्वर भी मरा हुआ था। अगला दृश्य। अगर वॉल्ट को सामान्य ढंग से खोला जाए तो कुछ नहीं होगा। देवराज चौहान ने पुनः कहना शुरू किया। अगर वॉल्ट को सीधे रास्ते से ना खोलते हुए ज़बरदस्ती या गलत ढंग से खोला जाए तो क्या क्या होता है, सुन लो। तीनों मोटे स्टील के बुलेट प्रूफ दरवाजे सिर्फ रिमोट कंट्रोल से ही खुलते हैं, उसके बिना नहीं खुलते। अगर कोई किसी तरह भीतर घुस भी आए तो वॉल्ट के दरवाजे को छूते ही उससे संबंधित अलार्म बजने लगेंगे। वह अलार्म कहाँ कहाँ बजेंगे, सुनने वालों को विश्वास नहीं आता। दरवाज़ों को छूते ही अलार्म करीब के 3 पुलिस स्टेशनों में बजेंगे। अलार्म यशोदा बिल्डिंग के ऊपर लगे स्पीकरों में बजेंगे और सुपर वर्ल्ड के मालिकों ने बगल के ऑफिस कॉम्प्लेक्स की चारों मंजिलों पर सड़क की तरफ लगने वाले ऑफिस ले रखे हैं। चारों मंजिलों के ऑफिसों में अलार्म बजेंगे और अलार्म की आवाज़ ऐसी है कि कानों के पर्दे फाड़ कर रख दे। करीब 5 किलोमीटर तक अलार्म की आवाज़ सुनी जा सकती है। देवराज चौहान ठिठका, फिर पुनः कहने लगा। अलार्म बजने के 8वें मिनट के भीतर ही सबसे करीबी पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस वाले यशोदा बिल्डिंग को घेर लेंगे। 10वें मिनट तक दूसरे पुलिस स्टेशन वाले और 15वें मिनट तक तीसरे पुलिस स्टेशन वाले वहाँ पर होंगे। तब तक हेडक्वार्टर में खबर पहुँच चुकी होगी। हेडक्वार्टर से सैकड़ों पुलिसमैनों की सहायता और हेडक्वार्टर से ही शहर भर में दौड़ती पेट्रोल कारों को फ़ौरन से भी पेशतर यशोदा बिल्डिंग तक पहुंचने को कहा जाएगा। यानी कि आधे घंटे में वहां का माहौल ऐसा हो जाएगा जैसे शहर भर की सारी पुलिस यशोदा बिल्डिंग में आ घुसी हो। हे भगवान! भजन सिंह की आंखें फट गई। एक दरवाजे को सिर्फ हाथ लगाने पर ऐसी हालत हो जाएगी, जबकि उसका खुलना तो दूर, उसके पार तो वैसे ही दरवाजे हैं जैसे कि तुम बता रहे हो कि बुलेट प्रूफ स्टील के मोटे मोटे दरवाजे हैं। उन्हें अगर किसी औजार से तोड़ने काटने की चेष्टा की जाए तो उस हालत में भी एक दरवाजे को पार करने में 5-7 घंटे लग जाने मामूली बात है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पर्याप्त औजार होने पर भी एक दरवाजे में से गुजरने का रास्ता बनाने के लिए हमें 5-7 घंटे चाहिए। इस हालत में तो वॉल्ट लूटा ही नहीं जा सकता, बैकुंठलाल बोला। आगे सुनो। भीतर जहाँ लॉकर है, 30 फीट लंबे चौड़े कमरे की दीवारों और फर्श पर भी वैसे ही स्टील है। यानी कि स्टील का फर्श, स्टील की दीवार है, जिन्हें गोली तो क्या बारूद का गोला भी नहीं भेज सकता। वॉल्ट रूम की दीवारों पर चढ़ी स्टील की मोटी मोटी चादर को कोई भी वस्तु छू जाए तो वैसे ही अलार्म बजने लगेगा, या फर्श पर नंगे जिस्म का कोई भी हिस्सा टच कर जाए तो अलार्म बजने लगेगा। मान लिया जाए अगर कोई हवा बनकर वॉल्ट में प्रवेश कर भी जाए तो भीतर पड़े लॉकर उसी तरीके से खोले जाने चाहिए जैसे कि उन्हें खोला जाता है।
अगर ज़रा भी उल्टा सीधा तरीका इस्तेमाल किया गया तो अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे। भजन लाल और बैकुंठ लाल ने व्याकुलता से पहलू बदला। सोहनलाल खामोशी से गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था। अब ज़रा गार्डों के बारे में बात करें, देवराज चौंद पुनः बोला। वॉल्ट सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुलता है। गार्डों की 2 शिफ्टें होती हैं, 9 से 3 और 3 से 9 बजे तक। 6 6 घंटों की शिफ्टें। दूसरे शिफ्ट के गार्ड अपनी जगह लेते हैं तो पहली शिफ्ट के गार्ड अपनी जगह छोड़ते हैं। गार्डों की शिफ्ट के बदलने के वक्त वॉल्ट का जासूस रंजन गुप्ता वहाँ मौजूद होता है और अपनी देख रेख में ये काम करवाता है। वॉल्ट का हर गार्ड अंत तक जांचा परखा होता है। हर कोई ईमानदार और अपने फ़र्ज़ का पक्का होता है। वैसे भी कोई गार्ड चाहकर भी वॉल्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ करने में कामयाब नहीं हो सकता। वॉल्ट के इंतज़ाम ही ऐसे हैं। फिर भी किसी गार्ड की नीयत पर शक होते ही उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। गार्डों को सख्त हिदायत है कि वॉल्ट के बारे में वह अपने घर वालों से भी बात न करें। रात को जब वॉल्ट बंद होता है तो वॉल्ट का जासूस रंजन गुप्ता और मैनेजर संपत लाल आहूजा ये काम अपनी देख रेख में करवाते हैं। वॉल्ट बंद होने के बाद भी बाहर गार्डों का उसी तरह पहरा रहता है। अलबत्ता भीतर मौजूद गार्ड बाहर आ जाते हैं। यशोदा बिल्डिंग के पिछली तरफ भी हर वक्त 4 गनमैन पहरे पर मौजूद रहते हैं। वॉल्ट की सुरक्षा के इंतज़ाम इतने तगड़े हैं कि वॉल्ट बंद होने के बाद गार्डों के पहरे की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इस पर भी गार्डों का पहरा 24 घंटे वाला वहाँ रहता है। अगला दृश्य। वॉल्ट की सुरक्षा के इतने खतरनाक इंतजाम है और तुम वॉल्ट लूटने को कह रहे हो। बैकुंठ लाल सूखे सर में बोला। मुझे तो तुम्हारे दिमाग में कोई नुक्स नज़र आता है। मैं वॉल्ट लूटने की योजना में शामिल नहीं होना चाहता, भजन सिंह ने तो टूक जवाब दिया। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। गोली वाली सिगरेट पी पी कर उसकी आंखें नशे से भरी पड़ी थी। लगता था जैसे अभी सो जाएगा। तुम कुछ नहीं कहोगे सोहनलाल, देवराज चौहान ने पूछा। अभी मेरे कुछ भी कहने का वक्त नहीं आया। सोहनलाल ने नशे युक्त आंखों से उसे देखा। दरअसल अब तक तुमने जो बताया वो वॉल्ट की सुरक्षा के इंतज़ामों के बारे में बताया। इसमें कोई शक नहीं कि सुरक्षा के इंतज़ाम जानलेवा हैं, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुमने किस दम पर वॉल्ट को लूटने की योजना बनाई है। तुम्हारा प्लान क्या है? इतना तो जाहिर है कि तुमने जो भी योजना बनाई होगी वो वॉल्ट के सुरक्षा के इंतज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई होगी। जब तक वॉल्ट लूटने की तुम्हारी योजना न सुन ली जाए तब तक इस बारे में कुछ भी कहना मैं ठीक नहीं समझता। देवराज चौहान की आंखों में सोहनलाल के लिए प्रशंसा के भाव उभरे। उसने बैकुंठ लाल और भजन सिंह को देखा। योजना जान लेने के पश्चात तुम दोनों इस काम से अलग नहीं हो सकते। फैसला तुम दोनों के हाथ में। अलग होना चाहते हो तो अभी भी वक्त है। तुम्हारा प्लान जाने बिना हम कैसे फैसला कर सकते हैं? मेरा प्लान 70% सफल होगा। 30% असफलता हमारे हाथ तभी लग सकती है अगर हमारा मुकद्दर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, और मुकद्दर ख़राब होने पर भी हमारे पास इतना वक्त और रास्ता होगा कि हम सुरक्षित वहाँ से निकल सकें। यानी कि जान का खतरा महज 5% है। करोड़ हासिल करने के लिए तो 5% जान का खतरा बहुत ही कम है। देवराज चौहान की निगाहें दोनों पर टिकी थीं। अगर तुम्हारी बात वास्तव में सच है तो हम इस काम में तुम्हारे साथ हैं। बैकुंठ लाल और भजन सिंह ने अपनी सहमति दे दी। अगला दृश्य। वॉल्ट के बगल में जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसके ग्राउंड फ्लोर पर मैंने एक ऑफिस पिछले 1 साल से किराए पर लेकर बंद कर रखा है। वॉल्ट के दाईं तरफ की दीवार उस ऑफिस की दीवार से जुड़ती है। अगर हम ऑफिस की दीवार, फिर रास्ते में आने वाली यशोदा बिल्डिंग की दीवार और वॉल्ट की दीवार पर लगी स्टील की बुलेट प्रूफ चादर को काट सकें, उसमें से गुजरने का रास्ता बना सकें, तो हम सीधे उस जगह पर जा पहुंचेंगे जहां 150 लॉकरों में करोड़ अरबों की संपत्ति भरी पड़ी है। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहकर सब पर निगाह मारते हुए सिगरेट का कश लिया। बैकुंठ लाल की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गईं। ये तुम्हारा प्लान है? इस ढंग से तुम वॉल्ट लूटना चाहते हो? हाँ, वॉल्ट के भीतर पहुंचने का यही एक सुरक्षित रास्ता है। हैरानी है कि तुम जैसा इंसान कह रहा है ये सबसे सुरक्षित रास्ता है, बैकुंठ लाल ने तीखे स्वर में कहा। उस ऑफिस से दीवार तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा जहाँ पर ऑफिसों का जाल बिछा हुआ है। हर समय लोग आते जाते रहते हैं। दीवार तोड़ते समय आवाज़ का होना लाजमी है और उसे आस पड़ोस द्वारा सुना जाना भी लाजमी है। कोई भीतर जाग सकता है। खैर, अगर तुम दीवार तोड़ने में सफल भी हो गए, दोनों दीवारों के रास्ते दोनों दीवारों को रास्ते से हटा भी लिया तो उस स्टील की चादर को भूल गए जो वॉल्ट के भीतर दीवारों पर लगी है। उससे कुछ भी टच होते ही नहीं अलार्म की घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। मज़े की बात तो यह है बैकुंठ लाल की चादर के पीछे की तरफ से कुछ भी उससे टच हो अलार्म नहीं बजेगा। वॉल्ट के भीतर से दीवार पर बिछी स्टील की मोटी मोटी चादर से कुछ भी टच हो उस स्थिति में अलार्म बजेगा। चलो मान लिया, चादर के पीछे से टच होने पर अलार्म नहीं बजेगा। बैकुंठ लाल ने फौरन कहा। दीवारें हटाने के पश्चात जब चादर सामने आती है तो उसे किसी प्रकार रास्ते से हटाओगी। मेरे ख्याल से उस स्टील की चादर को हटाने का इकलौता रास्ता है चादर काटकर भीतर प्रवेश करने का रास्ता बनाना। सही कहा तुमने। चादर को काटते समय जब वह कुछ हद तक कट जाएगी
तो चादर को काटने वाला कोई औजार तो स्टील की चादर के दूसरे हिस्से पर टच करेगा। करेगा। करेगा तो फौरन अलार्म बज उठेंगे। ये सही कह रहा है। भजन सिंह ने तुरंत अपनी मुंडी हिला दी। तुम दोनों तो जैसे सोच कर बैठे हो कि एक दूसरे की बात में हाँ मिलानी है। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट के नशे युक्त सर में बोला। जिस बात को कहकर तुम लोग अपनी अकलमंदी का सबूत दे रहे हो वो बात तो देवराज चौहान ने भी सोची होगी। इससे ये पूछो कि अलार्म न बजे इसका इसने क्या रास्ता निकाला है। देवराज चौहान की मुस्कुराती निगाह सोहनलाल पर जा टिकी। उसे समझने में ज़रा भी देर न लगी कि तिजोरी खोलने वाला ये नशेड़ी तेज खोपड़ी रखता है। बात को सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, तह तक भी पहुंचने की चेष्टा करता है। इसका भी कोई रास्ता है तुम्हारे पास कि अलार्म ना बजे? बैकुंठ लाल ने उसे देखा। अलार्म नहीं बजेंगे? क्या मतलब? भजन सिंह के होंठों से निकला। मतलब ये कि जब हम अपना काम शुरू करेंगे, बीच की दीवारों को रास्ते से हटाकर स्टील की चादर को काट कर वॉल्ट में बेखौफ पहुंचेंगे। फर्श पर रबड़ सोल के जूतों के अलावा कोई और जूते भी क्यों ना पहन रखे हों, तब भी अलार्म नहीं बजेंगे। ऐसा कैसे होगा? बैकुंठ लाल हैरान सा पूछ बैठा। ऐसा होगा? कैसे होगा, ये जानने की तुम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। जब हम अपने काम में व्यस्त होंगे तब वॉल्ट का अलार्म सिस्टम बंद हो चुका होगा। हम निश्चिंत होकर सब कुछ निपटा सकते हैं। इसका मतलब वॉल्ट के किसी आदमी से तुमने टाका भिड़ा रखा है, जो तुम्हारे कहने पर वॉल्ट के अलार्म को ख़राब कर देगा। भजन सिंह बोला। देवराज चांद ने कड़ी निगाहों से उसे देखा। ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हमें उस आदमी के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि वो कौन है और अलार्म सिस्टम कैसे ख़राब करेगा। वॉल्ट में प्रवेश करने का यह सबसे अहम पहलू है, अलार्म का ना बजना। देवराज चौहान ने भजन सिंह की आंखों में झाँका। वह जो भी है उसका काम अलार्म को डिस्कनेक्ट करना है। हमारे काम में उसे हमारे काम से उसे कोई मतलब नहीं। अगर तुम लोग उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे बताने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन देवराज चौहान के सर में सख्ती आ गई। वो भी पूछ रहा था कि मेरे साथ वॉल्ट में पहुंचने वाले लोग कौन होंगे। मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि मेरे ख्याल से बीच में यह पर्दा पड़ा ही रहे तो ठीक होगा। वॉल्ट लूटने के बाद वो या तुम लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हो तो दूसरे के लिए एक का पुलिस के हत्थे चढ़ जाना नुकसानदेह साबित नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के हाथों पड़ने वाला दूसरे के बारे में कुछ जानता ही नहीं तो बताएगा ही क्या। अगर तुम लोग उसके बारे में जानना ज़रूरी समझते हो तो उसे भी तुम लोगों के बारे में बता दिया जाएगा। और बदकिस्मती से कोई पुलिस के हाथ पड़ गया तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। वक्त आने पर पुलिस बड़े बड़े 30 मार्खाओं के मुंह खुलवा लेती है। ठीक कह रहे हो तुम। बैकुंठ लाल ने सिर हिलाया। ये पर्दा पड़ा रहना ही बेहतर रहेगा। इसमें ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों का ही है। अगर हम वार्ड लूटने में कामयाब हो गए तो हमारा पुलिस के हाथ पड़ना कठिन है, जबकि वॉल्ट के अलार्म को ख़राब करने वाले भीतरी कर्मचारी के पुलिस के हाथ पड़ने के पूरे पूरे चांस हैं। वो लोग अवश्य खोज निकालेंगे कि अलार्म न बजने का कारण क्या है और ये कारण किसने पैदा किया। भजन सिंह ने देवराज चौहान को देखा। वो तुम्हें तो जानता होगा। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। इस हिसाब से पकड़े जाने पर कल को वह तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। मुनासिब रहेगा कि काम के बाद हम उसे रास्ते से हटा दें। देवराज चौहान की आंखों में क्रोध भरा है। ये धोखेबाजी होगी और धोखेबाज मुझे कभी पसंद नहीं आते। जैसे वह इस योजना में मेरे साथ है, इसी प्रकार तुम साथ हो। मैं दगाबाजी नहीं करता। देवराज चौहान का सर सुलग उठा था। वो मेरे लिए खतरा बनेगा तो मैं संभाल लूँगा। इस बारे में तुम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है। भजन सिंह अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। वो फंसा तो तुम फंसे तो हम सब भी फंसे। निश्चिंत रहो। देवराज चौहान फंसा तो तुम लोग नहीं फंसोगे। देवराज चौहान की आवाज़ में दरिंदगी का पुट था। मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी से खुलती है, पुलिस वालों की मर्ज़ी से नहीं। ऐसे वक्त में मैं अपने साथियों के नाम भूल जाता हूँ। फिर इस बारे में भजन सिंह ने कुछ नहीं कहा। तभी जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। सोहनलाल को तो देखो, बेचारा बातें करते करते थक गया है। सबकी निगाहें सोहनलाल पर जा टिकी। वह गोली वाली सिगरेट पीते पीते नींद में जा डूबा था, नशे से भरी नींद में। हाथ की उंगली में फंसी सिगरेट सुलगे जा रही थी। उसकी गर्दन छाती तक आकर झूल रही थी। भजन सिंह ने उसे ज़ोर से हिलाकर उठाया। क्या हुआ? सोहनलाल हड़बड़ाकर सीधा होकर बैठता हुआ बोला। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, चेहरा नशे में डूबा जा रहा था। नशे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इतना लेते क्यों? भजन सिंह की आवाज़ तीखी थी। नशा? सोहनलाल ने उंगलियों में फंसी सिगरेट का कश लिया, फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मुझे नशा नहीं होता। मैं तुम लोगों की बातों से बोर होकर झपकी लेने में व्यस्त हो गया था। वॉल्ट के अलार्म को कौन बंद करेगा, कैसे करेगा, इस बात से तुम लोगों का क्या लेना देना? असल मुद्दा तो अलार्म बंद होने का, वो हो गया बस। भजन सिंह बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। दीवारों में से रास्ता कैसे बनाएंगे? स्टील की मोटी बुलेट प्रूफ चादर को काटना मजाक का काम नहीं है। बैकुंठ लाल ने एकाएक कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट को एस्ट्रे में डालकर कहा। मैंने विदेश से ऐसा ड्रिलर मंगवाया हुआ है जो बहुत ही महंगा और हर तरह के काम कर सकता है। जैसा काम करना हो उसी के हिसाब से उसका फेस लगाया जाएगा।
वह लाइट से भी चलता है और चार्जर से भी। उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि इतनी कम है ऑफिस से बाहर न सुनाई दे सके। ड्रिलर के मेरे पास कई ऐसे फेस हैं जिनसे लोहे और स्टील की चादरों को इस प्रकार काटा जा सकता है जैसे कि छुरी मक्खन को काटती है। जापान की एक ही कंपनी ऐसे ड्रिलर तैयार करती है। इस प्रकार के ड्रिलरों को वही लोग खरीदते हैं जिन्हें फैक्ट्रियों और मिलों में कठोर धातुओं को काटना पड़ता है या शेप देनी होती है। इस ड्रिल की कीमत इतनी ज़्यादा है कि छोटा बिजनेसमैन इसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तुम्हारा मतलब कि उसी ड्रिल से दीवारों को भी हम रास्ते से हटा देंगे और वॉल्ट के बीच में आने वाली स्टील की मोटी बुलेट प्रूफ चादर भी कट जाएगी। हाँ, ड्रिलर तुम और भजन सिंह चलाओगे। कैसे चलाना है वो मैं बता दूंगा। देवराज चांद ने शांत लहजे में कहा। वॉल्ट के मालिकों का कहना है कि उनका वॉल्ट सबसे सुरक्षित है, उसे कोई नहीं लूट सकता, जबकि हम बेहद आसानी से वॉल्ट को लूट लेंगे। इस बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बैकुंठलाल सिर हिलाकर बोला। तुमने कहा था लॉकर को अगर गलत ढंग से खोला जाए तो अलार्म सिस्टम बंद होगा, तो वॉल्ट में होने वाली हर हलचल के संबंध में अलार्म सिस्टम बंद होगा। वॉल्ट के अलार्म सिस्टम को अलार्मों से अलग रखा गया है ताकि बाहर गड़बड़ हो जाने पर भी भीतर का अलार्म सिस्टम हर हाल में चालू रहे। यही बात हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी कि वॉल्ट का अलार्म सिस्टम बंद रहेगा जबकि बाहरी अलार्म सिस्टम चालू रहेंगे। लाइट गुल हो जाने की स्थिति में ऑटोमेटिक जनरेटर तुरंत चालू हो जाते हैं। इसी कारण वॉल्ट का अलार्म सिस्टम कभी बंद नहीं रहता, हमेशा चालू रहता है। ये लॉकर खोल लेगा? भजन सिंह ने सोहनलाल की तरफ इशारा किया। जबकि वह आम लॉकरों की तरह नहीं होगा। ऐसा लॉकर मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, एक बार पहले भी खोल चुका हूँ। थोड़ी बहुत दिक्कत आए ये जुदा बात है, फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि देर सवेर मैं लॉकर को खोल ही लूँगा। सोहनलाल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। हमारे पास कितना समय होगा दीवारों से लेकर लॉकर को खोलकर बाहर निकलने तक? बैकुंठलाल ने पूछा। इस बारे में जब वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा, देवराज चांद ने जवाब दिया। वैसे हमारे पास पर्याप्त वक्त होगा। जिस ढंग से तुम वॉल्ट के भीतर पहुंचने को कह रहे हो, उससे तो लगता है कि जैसे ये काम बहुत ही आसान हो। भजन सिंह ने कहा। आसान नहीं है, बल्कि इसे आसान बनाया गया। मैं 1.5 साल से वॉल्ट को लूटने की फिराक में हूँ और इतने लंबे समय में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देवराज चौहान ने अजीब सी मुस्कान सहित कहा। ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ऑफिस लेना जो कि खाली नहीं था, परंतु मैंने मोटा पैसा देकर खाली कराया। ठीक वही ऑफिस जो वॉल्ट की दीवार में सटता हो। जापान से खास मेक का ड्रिल मंगवाना, जिसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। वॉल्ट के वॉचमैनों को चेक करना, किसकी ड्यूटी वॉल्ट में लगती है, कब कब लगती है। ड्यूटी लगे वॉचमैनों में से कौन लालच में फंस सकता है और कौन नहीं। ये सब काम खतरनाक और फंसने वाले हैं। सुनने में ये जितने मामूली लगते हैं, करने जाओ तो समझ में आता है। उसके बाद योजना को ऐसा रूप देना कि सब कुछ बिना खतरे के आसानी से निपट जाए। जवाब में कोई कुछ ना बोला। तुम लोगों को तलाश करना भी काम का हिस्सा है। इनमें और बीसियों काम है जो दिमाग खराब करके रख देते हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। एक बात पूछना चाहता हूँ। बैकुंठलाल ने पहलू बदला। क्या? तुमने कहा था भीतर करीब 150 लॉकर है जिनमें करोड़ों अरबों रुपए का माल है। करोड़ों अरबों रुपए में से सिर्फ हमें एक एक करोड़ ही मिलेगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। हमने सिर्फ राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का ही लॉकर खोलना है, अन्य लॉकर नहीं खोलने। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का ही लॉकर खोलने में इतना समय लग जाएगा कि अन्य लॉकर खोलने का वक्त नहीं मिलेगा। वहाँ 150 लॉकर हैं, किस किस को खोलते फिरोगे? फिर क्या मालूम किस लॉकर में माल है या किसी ने अपने से ज़रूरी कागजात ही रख छोड़े। इतनी लंबी प्लानिंग के साथ हम वॉल्ट में प्रवेश करने जा रहे हैं। गिनती का वक्त हमारे पास होगा, इसलिए उसी लॉकर पर हाथ मारना चाहिए जिसमें तगड़ा माल होने का पुख्ता सबूत हो। इतना कुछ कुछ कर गुजरने के बाद भी कुछ हाथ न लगे तो क्या फ़ायदा? बैकुंठलाल समझने वाले अंदाज में सिर हिलाकर रह गया। राजा सुरेंद्र सिंह के लॉकर से चाहे कितना भी माल मिले, इस बात से तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होगा। हर एक को सिर्फ एक एक करोड़ रुपए मिलेगा। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने सबकी आंखों में झाँका। मेरा तो छोटा सा पेट है। सोहनलाल नशे में मुस्कुराया। 1 करोड़ से 1 आध लाख कम भी मिल जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम चला ही लेंगे। वैसे लॉकर में कितने का माल होने के चांसेस हैं? बैकुंठलाल ने पूछा। तुम्हारा इस बात से कोई वास्ता नहीं। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए तीखे स्वर में कहा। तुम्हें सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा, नहीं मंजूर हो तो कह दो। बैकुंठलाल एकाएक मुस्कुराया। नामंजूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 करोड़ कम है क्या? अच्छी बात है, अब आप लोग जा सकते हैं। इन्हीं कामों के सिलसिले में मैं कुछ दिन तक व्यस्त रहूँगा, उसके बाद आप सबसे आकर मिलूँगा। ये काम होना कब है? बचन सिंह ने पूछा। 29 तारीख सोमवार को। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह नीलामी के लिए हीरे जवाहरात और जड़ित आभूषण देश के जाने माने रईस अरबपति व्यक्तियों के सामने होटल स्काई बर्ड में शाम को 8 बजे तगड़े पहरे में पेश करेगा। उसके एक दिन पहले 28 को रविवार है, छुट्टी है। हम 27 तारीख शनिवार शाम से ही वार्ड लूटने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास शनिवार की रात, रविवार का दिन और रविवार की रात होगी।
यानी कि 36 घंटों में मैं वॉल्ट में प्रवेश होकर लॉकर लूट कर बाहर आना है। 36 घंटे तो बहुत होते हैं, भजन सिंह मुस्कराया। ये बात तो सोहनलाल के ऊपर निर्भर करती है कि वो वॉल्ट में मौजूद राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का लॉकर कितनी जल्दी खोलने में सफल होता है। उसके बाद हमारे पास सोमवार की शाम तक का समय होगा। जब तक जेवरात नीलामी के लिए होटल में नहीं पहुंचेंगे तब तक इस चोरी का किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब चौंक कर देवराज चौहान को देखने लगे। क्या मतलब? बैकुंठ लाल के होठों से निकला। हम राजा सुरेंद्र सिंह प्रताप के लॉकर से सारे जेवरात निकाल कर ले जाएंगे, और तुम कह रहे हो कि जब तक जेवरात नीलामी के लिए होटल नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी को चोरी का पता नहीं चलेगा। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में टकराईं। तत्पश्चात देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सबको देखा। लॉकर में जो जो जेवरात पड़े हैं वैसे ही मैं पिछले 1.5 साल से हूबहू बनवा रहा हूँ, जो कि 2 दिन पहले ही बनकर तैयार हुए हैं। इसका मतलब तुम्हें मालूम है कि लॉकर में कौन कौन से और कैसे कैसे जेवरात हैं? अवाक से भजन सिंह के होठों से निकला। हाँ मालूम है। सब गहनों की मेरे पास तस्वीरें, एक एक की 20-20 तस्वीरें, गहने के हर कोने से ली गई तस्वीरें, ताकि वैसा ही नकली बनाने वाले कारीगर को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब ये मत पूछना कि वो तस्वीरें मैंने उतारी हैं या किसी ने मुझे उतार कर दी हैं। इस काम पर मैं बहुत लंबे समय से लगा हूँ। कई लाख रुपए मेरा उजड़ चुका है। बहरहाल असली जवाहरात निकाल कर हम नकली को वहीं रख देंगे। सोमवार को जब राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह लॉकर खोल कर जवाहरातों से लदे गहनों को निकालेगा तो असली नकली की पहचान नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह तो कभी सोच भी नहीं सकेगा कि उसके गहने लूटे जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। वह उन्हें शाम को होटल में नीलामी के लिए रख देगा और नीलामी में आए लोग अपने साथ एक एक हीरों का पारखी भी लाएंगे। जब वे गहनों को परखेंगे तब मालूम होगा कि वहाँ मौजूद सारे गहने नकली हैं। इससे हमें सोमवार शाम तक का वक्त मिल जाएगा और तब तक हम आसानी से लूट के गहनों को ठिकाने लगा चुके होंगे। हर कोई स्तब्ध सा देवराज चौहान की बात सुन रहा था। मानना पड़ेगा कि तुमने हर बात को बारीकी से संभाल रखा है। सोहनलाल के स्वर में प्रशंसा थी। इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ कि वैसे ही नकली गहने बनवाने में ही तुमने लाखों खर्च कर दिए होंगे, और ये काम भी किसी विश्वसनीय कारीगर के द्वारा ही करवाया होगा। लेकिन जब सुबह वॉल्ट खुलेगा, गार्ड और वॉल्ट के अधिकारी भीतर आएंगे तो स्टील की कटी दीवार और वहाँ से नज़र आता दूसरी बिल्डिंग का ऑफिस देखेंगे, तब क्या होगा? राजा का लॉकर खुले मिलेगा तो? 1 मिनट, देवराज चंद ने उसे टोका। तुम्हारी काबिलियत का अहम हिस्सा हमें यही देखना है कि तुम राजा के लॉकर को खोलने के पश्चात उसे पुनः बंद कर सकते हो या नहीं। अगर लॉकर बंद मिलेगा तो कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा कि वॉर्ड लूटा गया है या नहीं, क्योंकि सारे लॉकर तो बंद होंगे। तब वह लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लुटेरे किसी भी लॉकर को नहीं खोल सके और वापस चले गए। सोहनलाल ने आंखें सिकुड़कर देवराज चौहान को घूरा। हो सकता है मैं राजा के लॉकर को खोल तो लूँ परंतु उसे बंद न कर सकूँ। तब हमें राजा के लॉकर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ना पड़ेगा, परंतु नकली गहने उसमें रखे जा चुके होंगे। सुबह हर कोई असमंजसता से घिरा होगा कि वॉल्ट खुला पड़ा है और गहने भी भीतर मौजूद हैं। लुटेरे कुछ लेकर क्यों नहीं गए? तब शायद किसी दिमाग में आ जाए कि मौजूदा गहने नकली भी हो सकते हैं, ना भी आए। इस बारे में सिर खपाना बेकार है। यह इतना अहम मुद्दा नहीं है कि इस पर सोच विचार किया जाए। सोहनलाल ने गोली वाली नई सिगरेट सुलगा ली। इतना नशा मत किया कर, बैकुंठलाल ने मुंह बनाकर सोहनलाल से कहा। कम से कम लॉकर खोलने तक तो जिंदा रह जा। मर गया तो हम सबको बहुत नुकसान होगा। सोहनलाल मुस्कुराया। कुछ कहने की अपेक्षा और भी तगड़ा कस लिया। काम के बीच अगर किसी प्रकार की गड़बड़ होती है तो? देवराज चौहान ने बैकुंठलाल और भजन सिंह को देखा। तुम दोनों गड़बड़ को संभालने का प्रयत्न करोगे। किसी भी तरह की गड़बड़ से निपटने का जिम्मा तुम दोनों पर है। यूँ भी कह सकते हो कि तुम दोनों को इस योजना से मिलाने का खास देय ये भी है। चिंता मत करो, भजन सिंह विशाली स्वर में बोला। हम सबको संभाल लेंगे। खास खास जो भी बातें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब तुम लोग जा सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर मैं या जगमोहन तुम्हारे पास आएगा। इस बीच तुम लोगों ने आपस में भी नहीं मिलना। जैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे सब काम रोज़मर्रा की तरह वैसे ही करना है। इस बात पर भी किसी को भला क्या एतराज़ हो सकता था? बैकुंठलाल भजन सिंह उठ खड़े हुए। मैं तो आराम से सिगरेट समाप्त करके जाऊंगा, सोहनलाल ने लापरवाही से कहा। किसी ने उसकी बात पर ऐतराज़ नहीं किया। 10-10 मिनट के वक्त के फासले पर बैकुंठलाल और भजन सिंह वहाँ से विदा लेकर चले गए। देवराज चौहान ने सोहनलाल पर निगाहें टिका दी। तुम मात्र सिगरेट समाप्त करने के लिए ही नहीं रुके। क्या कहना है तुम्हें? सोहनलाल का नशे से भरा चेहरा मुस्कान से भर उठा। एक बात बोलो। बैकुंठलाल ठीक आदमी नहीं है। मैं समझा नहीं। बैकुंठलाल ठीक आदमी नहीं है। उस पर पूरी तरह विश्वास करना ठीक नहीं होगा। कभी भी दगा दे सकता है। दौलत देखकर तो पैंचर हो जाता है और उसे हत्याने की सोचने लगता है। पिछली बार इसने मुझे मात्र 10,000 के लिए धोखा दिया था। सोहनलाल गंभीर स्वर में कह रहा था। अब जैसे कि तुमसे पूछ रहा था कि लॉकर में कितने का माल हो सकता है। इसका मतलब वो समझ चुका है कि 1 करोड़ जो कि लूट के बाद उसे हासिल होने वाला है, वो लॉकर में करोड़ों के जवाहरातों के सामने कम है।
लॉकर से 10 करोड़ का माल हासिल हो और उसे सिर्फ 1 करोड़ ही मिले, ये बात उसे कभी भी मंजूर नहीं होगी। इस वक्त चाहे वह कितनी लंबी हाँ क्यों ना करे, बाद में हर संभव कोशिश करेगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा वसूल सके। हमें ये बात बताने का शुक्रिया। देवराज चौहान के सर में दरिंदगी का पुट आ गया। बैकुंठलाल के बारे। अगला दृश्य। आगामी कई दिनों तक देवराज चौहान और जगमोहन वॉल्ट लूटने के संबंध में हद से ज़्यादा व्यस्त रहे। 25 तारीख में सबको बुलाया गया। कई दिनों तक तुमने खैर ही नहीं पूछी, भजन सिंह ने कहा। मैं तो समझा था शायद वॉल्ट लूटने का प्रोग्राम छोड़ दिया है तुमने। मैं जब कोई प्रोग्राम बनाता हूँ तो फिर उसे बीच में नहीं छोड़ता, देवराज चौहान बोला। मैं वॉल्ट से संबंधित कामों में ही व्यस्त था। आज क्यों बुलाया गया? बैकुंठलाल ने पूछा। परसों यानी कि 27 तारीख की शाम हमें काम शुरू करना है। मैं तुम लोगों को ड्रिलर चलाना बता देना चाहता हूँ। तुम और भजन सिंह मेरे साथ चलोगे। और मैं? सोहनलाल ने पूछा। तुम्हारा ड्रिलर के बारे में जानने का कोई काम नहीं। परसों शाम जब काम शुरू होगा तो तुम आराम से बैठे रहोगे, क्योंकि तुम्हें राजा का लॉकर खोलना है। मेहनत का काम है, क्या मालूम इस काम में कितना समय लगे। सोहनलाल सिर हिलाकर रह गया। ड्रिलर कहाँ पड़ा है? ऑफिस में, जो मैंने ऑफिस कॉम्प्लेक्स की इमारत में किराए पर ले रखा है, देवराज चौहान ने कहा। तुम दोनों वहाँ बढ़ई के रूप में चलोगे। फटे पुराने कपड़े पहन लो, सिर पर यूं ही गंदा सा कपड़ा लपेट लो। बढ़ई के सामान का बक्सा रास्ते में दिलवा दूंगा। ऐसा क्यों? बैकुंठलाल के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। जो ऑफिस 1 साल से बंद पड़ा है उसमें एकाएक हलचल पैदा हो जाए तो लोगों की नज़रें वहाँ जाएंगी। बेहतर है कि इस ढंग से जाया जाए कि सब यही समझे कि ऑफिस खुलने जा रहा है। मैं बढ़ई को लेकर ऑफिस बनाने आया हूँ। 27 तारीख की शाम से हमें वहीं डेरा डालना है। दीवारों को रास्ते से हटाना है। वॉल्ट की स्टील की मोटी चादर को काटना है। थोड़ा बहुत शोर भी हो सकता है। ऐसा होने पर अगर कोई शोर को सुनता भी है तो सुनने वाला यही समझेगा कि भीतर काम हो रहा है, ऑफिस तैयार हो रहा है। किसी को गड़बड़ का एहसास भी नहीं होगा। गुड आइडिया, भजन सिंह ने तसल्ली भरे स्वर में कहा। बचाव का ये अच्छा तरीका है। इससे किसी भी तरह की आवाज़ को बड़ा ही काम कर रहे हैं कहकर टाला जा सकता है। कब चलना है? कुछ देर के बाद। अगला दृश्य। देवराज चौहान भजन सिंह और बैकुंठलाल के साथ ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पहुंचा। बाहरी गेट पर 2 वॉचमैन खड़े थे। सैकड़ों लोग दिन में ऑफिसों में आते थे। वॉचमैन सिर्फ गेट पर खड़े रहना ही अपनी ड्यूटी समझते थे। बैकुंठलाल और भजन सिंह का हुलिया बड़इयों के समान था। दोनों ने घिसे पिटे कपड़े पहने हुए थे, सिर पर गंदे कपड़ों की पगड़ियाँ, हाथों में लोहे की टूटी फूटी संदूकचियाँ थाम रखी थी। उस जगह पर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस थे। उनके साथ देवराज चौहान अपने ऑफिस तक पहुंचा और जेब से चाबी निकालकर बंद ऑफिस का ताला खोलने लगा। तभी बगल के ऑफिस से सूट पहने 50 वर्षीय व्यक्ति 25 वर्षीय युवक के साथ बाहर निकला। युवक ने हाथों में फाइलें थाम रखी थी। 50 वर्षीय व्यक्ति देवराज चौहान को देखते ही मुस्कुराया। हेलो मिस्टर देवराज चौहान, आज यहाँ कैसे? करीब आकर उसने हाथ मिलाया। ऑफिस बनवाने की तैयारी में हूँ अमरनाथ जी। देवराज चौहान खुलकर मुस्कुराया। वेरी गुड, अच्छी न्यूज़ है। पड़ोस में आप जैसा बढ़िया इंसान आ जाए और हमें क्या चाहिए? अमरनाथ मुस्कुरा रहा था। आपको तो पहले ही ऑफिस तैयार करवा लेना चाहिए था। क्या करूँ, अकेला हूँ, फैक्ट्री संभालनी पड़ती है, ढेरों काम है, फुर्सत ही नहीं मिलती। अब सोचा कि दिन रात काम करवा कर कुछ ही रोज़ में ऑफिस तैयार करा लूँ। इसका मतलब सप्ताह में ही ऑफिस तैयार करवा कर बैठना शुरू कर देंगे? आशा तो है। देवराज चौहान मुस्कुराया। आपका काम कैसा चल रहा है? वक्त निकाल रहे हैं, अमरनाथ हंसा। लोगों के अकाउंट्स का ही तालमेल बिठाते ज़िंदगी बीत गई। अकाउंट्स के काम की इतनी ज़्यादा पार्टियां पकड़ रखी हैं कि अब काम नहीं होता। 10-12 अकाउंटेंट भी रखे हुए हैं, फिर भी दिक्कत रहती है। अब यही सोचा है कि चंदी पार्टियों का काम करूँगा। बुढ़ापा है, रुपए पैसे की कमी नहीं। इस वक्त मुझे बिना तनाव की ज़िंदगी बितानी चाहिए। खैर, इस समय मैं चलता हूँ, कहीं पहुँचना है। अब तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। अमरनाथ मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। ये कौन था? बैकुंठलाल ने पूछा। बगल के ऑफिस का मालिक अमरनाथ वर्मा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट ठीक करता है। अच्छा इंसान है। मुझे तब से ही जानता है जब से मैंने ये ऑफिस लिया है। फिर तो ये वॉल्ट के पश्चात तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। तुम्हारा पूरा हुलिया पुलिस को बयान कर सकता है। बैकुंठलाल ने उसे देखा। हाँ, मेरे लिए असली खतरा यही है। यहाँ और कोई मुझे नहीं जानता। लेकिन ये बात मेरे लिए इतना अहम विषय नहीं है कि मैं चिंता करूं। मुझे चाहे जो भी पहचान जाए परवाह नहीं, लेकिन तुम लोगों को दूसरों के द्वारा नहीं पहचाना जाना चाहिए। क्यों? भजन सिंह ने उसे देखा। मैं अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, देवराज चौहान ने दृढ़ता भरे लहजे में कहा। मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी ज़ुबान नहीं खुलवा सकता, लेकिन तुम लोगों की ज़ुबानें एक हद तक ही पुलिस यातना बर्दाश्त कर सकेंगी।
उसके बाद खुल जाएंगी। दोनों ने जवाब में कुछ नहीं कहा और हाथ में थाम रखी संदूकचियाँ रखकर ऑफिस का मुआयना करने लगे। अगला दृश्य। ये रिसेप्शन है। 6 बाई 8 का कमरा है। इसके पीछे 12 फुट लंबा चौड़ा ऑफिस है। चलो, मैं तुम लोगों को वह दीवार दिखाता हूँ, देवराज चौहान ने कहा और सामने नजर आ रहे दरवाजे की सिटकिटियाँ हटाकर भीतर प्रवेश कर गए। बैकुंठलाल और भजन सिंह उसके साथ थे। ऑफिस में 4-5 कुर्सियों के अलावा 6 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी नीले रंग की मशीन रखी थी और कुछ भी नहीं था वहाँ। ये दीवार है। देवराज चौहान ने सामने की तरफ इशारा किया। दोनों ने दीवार को देखा। भगवान जाने ये हट भी पाएगी या नहीं, बैकुंठलाल के स्वर में संदेह था। ये क्या है? भजनलाल ने नीली मशीन की तरफ इशारा किया। ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन? दोनों हैरानी से देवराज चौहान को देखने लगे। इसमें हैरान होने की क्या बात है? देवराज चौहान मुस्कुराया। ड्रिल मशीन तो छोटी सी दूसरे टाइप की होती है, भजन सिंह ने अजीब से स्वर में कहा। ये तो लेथ मशीन की तरह लग रही है। कहने को ये ड्रिल मशीन है, परंतु इसकी कीमत और इसके काम बहुत ज़्यादा है। जापान की एक ही कंपनी ये मशीन बनाती है। इससे दीवार वगैरह कुछ समय में काटी जा सकती है। स्टील की वह बुलेट प्रूफ चादर जिसे काटना लोहे के चने चबाने के बराबर है, यह मशीन उस चादर को आसानी से काट देगी। दोनों ने अपने अपने अंदाज में मशीन को देखा। इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? देवराज चांद आगे बढ़ा और ड्रिल मशीन बॉडी के नीचे वाले हिस्से के खाने को खोला और उसमें से कई तरह के टूल बाहर निकाले। अजीब अजीब शेपें थी टूलों की। उसमें से एक टूल थामकर उसने मशीन के दाईं तरफ लगे कई लीवरों में से एक लीवर को दबाया तो मशीन के ऊपरी हिस्से की थोड़ी सी जगह खुल गई। उसने हाथ में थामा टूल ढंग से खुली जगह में फंसाया और उस लीवर को वापस अपनी जगह पर कर दिया। टूल मशीन से अच्छी तरह जकड़ गया। देवराज चौहान ने मशीन का प्लग लाइट बोर्ड के सॉकेट में लगाया और स्विच ऑन करके मशीन के करीब आ गया। मशीन के पिछले हिस्से पर लगे छोटे से बोर्ड में मौजूद चंद बटनों में से एक बटन को दबाया तो मशीन चालू हो गई। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि रिसेप्शन तक कठिनता से सुनाई देती थी। हरे रंग के बटन को दबाते ही ये चालू अवस्था में आ जाती है। दोनों ने सिर हिलाया। अब हरे के साथ के बटन को दबाओ। कहने के साथ ही देवराज चांद ने बटन दबाया तो आगे के हिस्से में लगा टूल तूफानी गति से घूमने लगा। देवराज चांद ने अन्य लीवर को दबाया तो तूफानी गति से घूमता हुआ टूल कई फीट आगे को आ गया। वह अभी भी तेज़ी से घूमे जा रहा था। अब इस घूमते टूल से किसी भी जगह में छेद किया जा सकता है। 4 फीट आगे को गया इसका टूल लीवर दाएं बाएं ऊपर नीचे गोलाई में यानी कि अपनी मनपसंद ज़रूरत के तरीके से घुमाया जा सकता है। इसके लिए इन लीवरों के संबंध में जानना आवश्यक है। देवराज चांद दोनों को लीवरों के संबंध में समझाने लगा। उन्हें टूल को हर तरह से घुमाकर दिखाता रहा। इस काम में आधा घंटा लगा। आधे घंटे में बैकुंठ लाल और भजन सिंह ड्रिल मशीन के लीवर और बटनों का सारा सिस्टम समझ चुके थे। बहुत ही अजीब और कमाल की मशीन है, बैकुंठ लाल बोला। इससे हम दीवारें और बुलेट प्रूफ स्टील की चादर कैसे काटेंगे? यानी किस टूल को इस काम में इस्तेमाल किया जाएगा? भजन सिंह ने पूछा। देवराज चांद आगे बढ़ा और नीचे पड़े टूलों में से एक टूल उठाया। अजीब सा टूल था। 1.5 फीट लंबा चाकू जैसा टूल था। उसकी चौड़ाई 3 इंच थी। उसके दोनों तरफ इतनी खतरनाक धारें थी कि जिस चीज़ को भी लगे उसे काट कर रख दे। देवराज चांद ने टूल दोनों की तरफ बढ़ाया। इसे देखो, ये ऐसे स्टील का बना हुआ है कि टेढ़ा नहीं हो सकता। इससे 1 फीट मोटा पक्का लोहा भी पल भर में काटा जा सकता है। बैकुंठलाल और भजन सिंह ने टूल को अच्छी तरह चेक किया। फिर देवराज चौहान ने मशीन में फंसा टूल निकाला और चाकू सामान टूल को मशीन में फंसा दिया। अब वह किसी राइफल के चाकू सामान लग रहा था। मशीन में नीचे पहिए लगे जो तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहे। पीछे लगे बटनों में से सफ़ेद बटन दबाने पर नीचे छोटे छोटे पहिए निकल आते हैं। इस प्रकार मशीन को जहाँ भी ले जाना हो ले जाई जा सकती है, अन्यथा इसे हिलाना भी कठिन है। इस टूल को लगाकर क्या होगा? बैकुंठलाल ने पूछा। देवराज चांद ने लीवर दबाया तो मशीन में फंसा टूल 4 फुट वापस मशीन में समा गया। अब वहाँ पर सिर्फ टूल रूपी चाकू ही नज़र आ रहा था। फिर उसने बटनों की प्लेट में से सफ़ेद बटन दबाया तो मशीन ज़रा सी हिली और नीचे पहिए आ गए। उसने मशीन को ढकेल कर दीवार के समीप किया, फिर सफ़ेद बटन दबा दिया। पहिया वापस समा गए। अब इस लीवर को दबाने पर मशीन के टूल वाला हिस्सा 4 फीट आगे निकलेगा और सामने जो कुछ भी होगा उसे भेदता हुआ भीतर प्रवेश कर जाएगा। तुम्हारा मतलब कि ये टूल नुमा चाकू दीवार में घुस जाएगा? भजन सिंह का मुंह हैरानी से खोला का खुला रह गया। हाँ, ये दीवार में इतनी फोर्स के साथ घुसेगा कि जैसे मक्खन में चाकू घुसता है। उसके बाद हम अन्य लीवरों का इस्तेमाल करके चाकू को सीधा नीचे या दाएं बाएं घुमाकर दीवारों को टुकड़ों की भांति काटा जा सकता है। जिस तरह टूल नुमा चाकू अब लगा है, इसे हम दीवार में घुसेड़ कर पहले नीचे की तरफ जाएंगे, फिर उसे वापस ऊपर ले जाकर मशीन की सहायता से टूल को गोलाई में घुमाते हुए दूसरी तरफ से नीचे ले जाते जाएंगे। यानी कि उस स्थिति में उल्टे यू अक्षर जैसी इतनी जगह बन जाएगी कि हम उसमें से गुजर सकें। हम इसे चेक कर सकते हैं? भजन सिंह बोला।
मुझे तो अभी भी इस करामाती ड्रिलर में यकीन नहीं आ रहा। नहीं, चेक करना ठीक नहीं होगा। इस बारे में निश्चिंत रहो, मैंने हर बात अच्छी तरह चेक कर रखी है। मेरी कही हर बात अपनी जगह सही है। बैकुंठलाल और भजन सिंह ने घंटा भर मशीन पर लगाया, मशीन के एक एक पुर्जे की हरकत को अच्छी तरह से समझा। फिर दोनों विदा लेकर चले गए। देवराज चांद ने उन्हें परसों यानी कि 27 तारीख को दोपहर में घर पर आने को कह दिया था। देवराज चांद जब ऑफिस से निकला तो अमरनाथ वर्मा सामने से आता दिखाई दिया। करीब पहुंचकर वह मुस्कुराया। आप जा रहे हैं? हाँ, काम करने वालों को बता दिया है कि मुझे ऑफिस किस तरह का चाहिए। तो क्या अभी काम शुरू नहीं करना? आज और कल मैं बिज़ी हूँ, परसों दोपहर बाद काम शुरू करवा दूंगा, जो कि दिन रात चलाकर जल्दी पूरा हो जाएगा। परसों यानी कि शनिवार? अमरनाथ वर्मा बोला। शनिवार को 2 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। फिर तो हमारी मुलाकात सोमवार सुबह ही होगी, ऑफिस खुलने पर। चंद और बातों के पश्चात देवराज चांद अमरनाथ वर्मा से विदा लेकर ऑफिस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ गया। अगला दृश्य। 27 तारीख शनिवार की शाम ठीक 8 बजे ऑफिस कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर देवराज चौहान के ऑफिस में खुद देवराज चौहान, सोहनलाल, बैकुंठलाल, भजन सिंह और जगमोहन मौजूद थे। भजन सिंह बैकुंठलाल और सोहनलाल बढ़ई के रूप में आए थे, जबकि जगमोहन देवराज चौहान का मैनेजर बना हुआ था। सोहनलाल अपने पूरे औजारों सहित मौजूद था। वो औजार बढ़ई के बक्से में रखकर लाए गए थे। बढ़ई के सामान के 2 अन्य बक्से भी वहाँ मौजूद थे। दिन में ऑफिस बनाए जाने के काम आने वाली लकड़ियाँ, प्लाई तथा हर प्रकार का सामान जगमोहन ऑफिस में रख गया था। हालांकि आज शनिवार था, 2 बजे ही ऑफिसों के बंद हो जाने के कारण शाम तक ऑफिस कॉम्प्लेक्स लगभग खाली हो चुका था। गेट पर खड़े वॉचमैनों को देवराज चौहान अपना परिचय देकर, अपने ऑफिस के बारे में बताकर कि बढ़इयों से ऑफिस में काम कराना है, उनकी तसल्ली हो जाने के पश्चात ही वह भीतर आ सका था। वहाँ इक्का दुक्का ऑफिस अवश्य खुले हुए थे, जो कि काम ज़्यादा होने के कारण ओवर टाइम लगाया जा रहा था। बहरहाल बैकुंठलाल और भजन सिंह के चेहरों पर सबसे ज़्यादा उत्तेजना थी। 3 सप्ताह से दोनों पूरा करोड़ हासिल करने के बाद होने के बाद के तरह तरह के सपने देख रहे थे कि भविष्य में वह हासिल हुए करोड़ की रकम के साथ क्या सलूक करेंगे। सोहनलाल बिल्कुल सामान्य था। भीतर प्रवेश करते ही ऑफिस में पहुंचकर दीवार के साथ बैठा और गोली वाली सिगरेट सुलगाकर निकाल कर सुलगा ली और अन्यों पर निगाहें दौड़ाने लगा। देवराज चौहान का चेहरा हद से ज़्यादा गंभीर था। हर काम वह स्थिरता से कर रहा था। 1.5 साल से वह वॉल्ट लूटने के प्लान पर मेहनत कर रहा था। ये जुदा बात थी कि तब उसे खबर भी नहीं थी कि राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह कभी अपने करोड़ों के जेवरात इसी वॉल्ट में रखेगा। आज से 1.5 साल पहले उसे राजा के जवाहरातों को वॉल्ट में रखने की खबर मिली। तब उसने यही इरादा बनाया कि राजा के लॉकर पर हाथ मारना ही बेहतर रहेगा। अब उसकी मेहनत हार या जीत के किसी एक अंजाम पर पहुंचने जा रही थी। जगमोहन के चेहरे पर मिले जुले भाव थे। खुशी, उत्तेजना, भय, व्याकुलता और सफलता या असफलता का एहसास। हर काम को वो बेहद सब्र के साथ कर रहा था। ऑफिस के भीतर आ जाने पर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और बोला, अपने औजारों को खोलकर फैला दो। रिसेप्शन वाले कमरे में ही सब कुछ बिखेरना होगा, ताकि अगर कोई आए तो वहाँ फैले सामान को पार करके यहाँ तक आने की हिम्मत ना कर सके। मैं नहीं चाहता कि कोई ड्रिल मशीन को देखे। देख लिया तो मशीन के बारे में उसे समझाना कठिन हो जाएगा। वैसे किसी के यहाँ आने की किसी प्रकार की आशा नहीं है, फिर भी हमें हर बात के लिए सावधान रहना चाहिए। लकड़ियाँ, प्लाई वगैरह रिसेप्शन वाले हिस्से में ही मौजूद हैं। उन्हें इस प्रकार काटना शुरू कर दो कि काम हो रहा है। इससे थोड़ा बहुत शोर होगा। अगर किसी ने आना हुआ तो उत्सुकतावश आकर देख जाएगा कि साल से बंद पड़े ऑफिस के भीतर क्या हो रहा है। 2 घंटे ऐसे ही बिताने होंगे। उसके बाद हम अपना असली काम शुरू करेंगे। सावधानी के लिए ये सब करना ज़रूरी है। तो क्या हमें आरी से लकड़ी, प्लाई और हथौड़ी से उन पर ठोका ठाकी करनी होगी? हाँ। देवराज चांद ने भजन सिंह को देखा। तुम तीनों को 2 घंटे तक यह काम करना होगा। बड़ा घटिया काम करना पड़ेगा। भजन सिंह ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली और बड़े वाले सामान का बक्सा उठाकर रिसेप्शन वाले हिस्से में चला गया। बैकुंठ लाल ने भी ऐसे ही किया। देवराज चांद ने सोहनलाल को देखा। तुम भी उठो, मुझे आराम करने दो। मैं 2 घंटे की बात है, उसके बाद आराम कर लेना। सोहनलाल उठा और रिसेप्शन वाले हिस्से में चला गया। एक कुर्सी वहीं रख दो, दरवाजे के पास, देवराज चांद ने जगमोहन से कहा। जगमोहन ने कुर्सी उठाई और रिसेप्शन में भीतर प्रवेश करने वाले दरवाजे के करीब रख दी। देवराज चौहान ने दरवाज़ा आधा फीट खुला रखकर कुर्सी से सटा लिया। उधर बैकुंठलाल, भजन सिंह और सोहन लाल ने तेजी से अपना काम शुरू कर दिया था। किसी ने आरी से लकड़ी काटनी शुरू कर दी थी तो कोई औजारों को ठोक पीट कर दुरुस्त करने लगा। सोहन लाल फीता और लकड़ी पकड़कर बैठ गया। होंठों में लगी गोली वाली सिगरेट के कश्व लिए जा रहा था। वो लोग जानबूझकर जोर से ठोका ठाकी कर रहे थे। अगला दृश्य। वाह, काम चालू कर दिया। आवाज़ सुनकर देवराज चौहान इस प्रकार चौंका जैसे पांव तले बिच्छू आ गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा। आधा फीट खुले दरवाजे के बीच में अमरनाथ वर्मा अपनी मुंडी भीतर घुसेड़कर दाएं बाएं देख रहा था। बैकुंठ लाल और भजन सिंह ने ठोका ठाकी और भी तेज कर दी। सोहनलाल फीता खोलकर प्लाइयों के बड़े बड़े टुकड़ों को नापने में लग गया।
सारा काम सलीकेदार और तेजी से होते देखकर अमरनाथ वर्मा मुस्कुराया। अपनी हैरत पर काबू पाकर देवराज चौहान उठा और दरवाज़ा ज़रा सा और खोलकर मुस्कुराते हुए बीच में अड़ते हुए बोला, अमरनाथ जी, आप और इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? खैरियत कहाँ साहब। अमरनाथ वर्मा ने मुंडी पीछे हटा ली। लगता है रात के 12-1 तो बजेंगे ही। सोमवार सुबह एक पार्टी के अकाउंट्स को ठीक ठाक करके देना ज़रूरी है, इसलिए मैंने अपने 2 असिस्टेंट को काम के लिए रोक लिया। दोपहर से इसी काम में व्यस्त हैं। दिमाग थक गया। यहाँ शोर शराबा सुना तो समझ गया कि आप ऑफिस को दुरुस्त करा रहे हैं। सोचा मुलाकात कराऊं, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वरना मैं तो सोच रहा था कि आपका ऑफिस कब का बंद हो चुका होगा। बहरहाल, आपके होते मेरा वक्त भी अच्छा कट जाएगा। ये साहब कौन है? अमरनाथ वर्मा ने रिसेप्शन और ऑफिस से जुड़ने वाले दरवाजे के बीच खड़े जगमोहन को देखकर पूछा। मेरे मैनेजर मिस्टर दास चौधरी। मैं तो यूं ही कुछ देर के लिए आया हूं, अभी चला जाऊंगा। सारा काम तो यही अपनी देख रेख में करवाएंगे। देवराज चांद मुस्कुराया। अमरनाथ वर्मा सिर हिलाकर बोला, मैं चलता हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना। जवाब में देवराज चांद मुस्कुराया। अमरनाथ वर्मा चला गया। अगला दृश्य। बेमौसम की मुसीबत। इसका ऑफिस तो बंद होना चाहिए था। देवराज चांद ने चिंता भरे सर में कहा, इसका यहाँ होना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये यकीनन अभी 2-4 चक्कर और लगाएगा। सोहनलाल बोला, जब भी काम से थक जाएगा टहलने के बहाने यहीं आ जाएगा। ये कभी भी हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। बैकुंठलाल बोला, अब जो भी हो हमें काम तो करना ही है। जगमोहन बोला, इसकी तरफ से हमें हर समय सावधान रहना होगा कि कब ये टपकता है। मैं संभाल लूँगा इसे, तुम लोग काम करो। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। करीब 1.5 घंटा ठोका टाकी होती रही। सब कुछ ठीक रहा, कोई भी ना आया। यानी कि आसपास के सब ऑफिस बनते सिवाय अमरनाथ वर्मा के ऑफिस को छोड़कर। आखिरकार देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, तुम लोग भीतर जाकर अपना काम शुरू कर दो। बैकुंठलाल और भजन सिंह ने उसे देखा। वह बूढ़ा फिर आ गया तो? वो नहीं आएगा, मैं खुद उसके पास जा रहा हूँ। तुम लोग अपना काम करते रहो। ड्रिल मशीन चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, ड्रिल मशीन को संभालने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। जगमोहन तुम लोगों के पास रहेगा। अगर ऐसा कुछ हो तो वह ड्रिल मशीन संभाल लेगा। काम कैसे करना है, दीवार कैसे और कहाँ से काटनी है, जगमोहन सब कुछ बता देगा। मेरा अमरनाथ के पास बैठना, जाकर बैठना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि काम होने के समय वह अटके। देवराज चौहान के सर में झल्लाहट का पुट था। वॉल्ट का अलार्म तो बंद हो चुका होगा? एकाएक भजन सिंह ने पूछा। देवराज चौहान ने भजन सिंह को देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, वैसे तो बंद हो चुका होगा, फिर भी भगवान से दुआ करो कि अगर बंद ना हुआ हो तो बंद हो जाए। तुम्हें कुछ शक है कि अलार्म बंद नहीं हुआ होगा? बैकुंठलाल ने पूछा। मुझे कोई शक नहीं कि अलार्म यकीनन बंद हो चुका होगा। वॉल्ट का अलार्म डिस्कनेक्ट हो चुका होगा। फिर भी 1% तो हमें ये सोचकर रहना चाहिए कि अलार्म चालू भी रह सकता है। कोई कुछ ना बोला। वह लोग देवराज चौहान का चेहरा देखते रह गए। मैं अमरनाथ के पास जा रहा हूँ, आधे घंटे तक आऊँगा। तुम सब काम ठीक तरह से करवाना। देवराज चौहान ने यह शब्द जगमोहन से कहे। जगमोहन के सिर हिलाने पर देवराज चौहान बाहर निकल गया। अगला दृश्य। जगमोहन ने ड्रिल मशीन चालू की। मध्यम सी आवाज़ वहाँ गरज उठी। धड़कते दिलों के साथ भजन सिंह और बैकुंठ लाल ने एक दूसरे को देखा, फिर जगमोहन को। जगमोहन ने सिर हिलाया तो भजन सिंह ने लीवर दबा दिया। ड्रिल के मुहाने पर परसों का फिट कर रखा चाकू समान लंबा चौड़ा टूल फिट था, जो कि लीवर के दबते ही ड्रिल मशीन के आगे का हिस्सा बिजली की सी तेजी के साथ टूल सहित आगे आया। आगे दीवार थी। चाकू नुमा टूल दीवार से टकराया और देखते ही देखते वह दीवार में बेआवाज़ प्रवेश होता चला गया। पूरा का पूरा भीतर जाकर वह रुक गया। बैकुंठलाल और भजन सिंह इस वहम में थे कि जो भी हो टूल दीवार में ही नहीं घुस सकेगा, लेकिन ठीक तरह से काम होते देखकर वे स्तब्ध खड़े रह गए। आंखें फाड़े क्या देख रहे हो, काम करो। जगमोहन गुर्राया। सोहनलाल एक तरफ नीचे बैठा गोली वाली सिगरेट के आराम से कश ले रहा था, जैसे इस काम से उसका कोई मतलब ही ना हो। जगमोहन की आवाज़ पर दोनों ने खुद को संभाला और बैकुंठलाल ने दूसरे लीवर को नीचे दबाना शुरू कर दिया। दीवार में धंसा टूल नुमा चाकू दीवार को काटते हुए नीचे की ओर जाने लगा। दोनों आंखें फाड़े हैरानी से दीवार को कटते देखते रहे। यह उनकी ज़िंदगी का महानतम आश्चर्य था, वरना उन्होंने तो कभी सोचा भी ना था कि दीवार इस तरह भी काटी जा सकती है। दीवार को काटता हुआ टूल पूरा नीचे आ गया। जगमोहन के निर्देश पर टूल को वापस ऊपर पहुंचाकर उसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए घुमाकर 2 फीट की गोलाई के पश्चात पुनः नीचे लाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से भी दीवार नीचे तक कटती चली गई। इस काम में 20 मिनट लगे। अब दीवार का जितना हिस्सा कटा है उसके बीच की दीवार टूल की सहायता से बर्फ़ी के टुकड़े की तरह काट दो। बाद में दीवार के इस हिस्से को हमें टुकड़ों में बाहर खींचना है। भजन सिंह और बैकुंठ लाल ने ऐसा ही किया। 10 मिनट में ही दीवार के कटे हिस्से को कई जगह से काट दिया गया था। तभी धीमे से बाहर का दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं देखता हूँ, देवराज चौहान होगा। फिर भी तुम लोग सावधान रहना और बाहर आकर औजारों को पकड़कर अपने काम पर लग जाओ।
सोहनलाल ने उठने का कोई उपक्रम नहीं किया। इतना वक्त भी नहीं था कि उसे उठने को कहा जाता। वह कश लेने में व्यस्त था। अगले ही पल बैकुंठलाल और भजन सिंह रिसेप्शन रूम में लकड़ियों से तोड़ फोड़ करने में लग गए। बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जगमोहन ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर हाथ रखा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देवराज चौहान ही था। मैं भीतर आ गया। अगला दृश्य। 2 घंटे की अथाह मेहनत के पश्चात सीमेंट से जुड़े ईंटों के बड़े बड़े टुकड़ों को निकाला गया, परंतु पीछे अभी भी दीवार थी। बाकी की दीवार बहुत कम रह गई है। देवराज चौहान कटी दीवार का मुआयना करके बोला, एक बार ड्रिल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस समय नज़र आ रही दीवार यशोदा बिल्डिंग की है। मेरे ख्याल से एक ही बार में ड्रिल से दीवार और स्टील की मोटी चादर कट जाएगी। इसका मतलब कुछ ही देर में हम वॉल्ट में होंगे। देवराज चांद ने खा जाने वाली निगाहों से भजन सिंह को देखा। अपनी आवाज़ नीची रख, वरना वॉल्ट की बजाय कुछ ही देर में जेल में होगा। भजन सिंह ने तुरंत अपना मुंह भींच लिया। काम शुरू करो, जगमोहन बोला। सफ़ेद बटन दबाकर मशीन के पहिए निकाले और उसे आगे खिसकाकर पहले की तरह ड्रिल चालू कराया गया। अगर अलार्म बंद नहीं हुआ तो इस ड्रिल के भीतर घुसते ही जब टूल स्टील की चादर को काट देगा तो अलार्म बजने लगेगा। ऐसी हालत में बिना रुके भाग निकलना होगा, देवराज चांद बोला। इससे पहले कि कोई जवाब देता, बाहर गोलियां चलने के अंधाधुंध आवाज़ें आने लगी। सब चौंक कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये आवाज़ें कैसी? गोलियां कौन चला रहा है? जगमोहन के होंठों से निकला। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। बैकुंठलाल के जबड़े कस गए। दांत भींचे देवराज चांद बाहर से आती गोलियों की आवाज़ें सुनता रहा। फायरिंग इमारत के बाहर सड़क पर हो रही है, भजन सिंह रूखे स्वर में बोला। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और शांत लहजे में कह उठा, बाहर चल रही गोलियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोग अपना काम जारी रखो। गोलियां चलने की गति और भी तेज़ हो गई थी। आतंक में फंसे बैकुंठलाल और भजन सिंह ने ड्रिल मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। चाकू नुमा टूल गति के साथ भीतर घुसता चला गया। बीच में टूल ने हल्का सा झटका खाया, फिर आगे, फिर पूरा आगे जाकर स्थिर हो गया। ये हल्का सा झटका टूल द्वारा स्टील की चादर काटने का था और अलार्म भी नहीं बजा। देवराज चौहान ने राहत की सांस ली। सब ठीक है, अपना काम करते रहो। बैकुंठलाल और भजन सिंह मशीन द्वारा टूल को घुमाते हुए बची कुची दीवार और स्टील की चादर को काटने में व्यस्त हो गए। हमें मालूम तो करना चाहिए कि बाहर गोलियां क्यों चल रही हैं, जगमोहन बोला। क्या ज़रूरत है? जो भी बात हो कुछ ही देर में अपने आप ठप हो जाएगी। हमें अपना काम किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। 20 मिनट की मेहनत से दोनों ने पहले की तरह दीवार को टूल से काट डाला। फिर टूल वापस खींच लिया और मशीन पीछे कर दी गई। अब बैकुंठलाल ने देवराज को देखा। मेरे ख्याल से थोड़ी बची दीवार के साथ चादर भी पूरी तरह कट चुकी है। मशीन से चाकू वाला टूल उतार लो और इस पर हथौड़े की तरह नज़र आने वाला टूल फिट करो। उससे इस दीवार पर चोट मारो। स्टील की चादर वास्तव में कट गई है तो 2-4 चोटों में ही वह कटा हिस्सा वॉल्ट में जा गिरेगा। सबके दिल ज़ोरों से धड़क रहे थे। टूल बदला गया। मशीन पर आगे लगे हथौड़े समान टूल की चोटें दीवार पर गति के साथ पड़ने लगी। बैकुंठलाल लीवर की सहायता से टूल वाले हिस्से को तेज़ी से आगे पीछे ले जा रहा था। तीसरी चोट पर ही दीवार वाला हिस्सा दूसरी तरफ टेढ़ा होकर झुक गया। फतेह! बैकुंठलाल की आवाज़ खुशी से कांप उठी। तभी एक और चोट पड़ी। दीवार और स्टील की चादर का कटा हिस्सा वॉल्ट के फर्श पर जा गिरा। वॉल्ट में हो रही तेज़ रोशनी की किरणें उन तक पहुंचने लगीं। उन्होंने झुककर देखा। 2 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा वॉल्ट में जाने का रास्ता बन चुका था। सामने दूर दीवार के साथ लॉकरों की लाइन नज़र आ रही थी। सबसे पहले देवराज चांद ने भीतर प्रवेश किया, फिर अन्यों ने। सब वॉल्ट में आ गए। वहाँ दिन जैसा उजाला फैला हुआ था। दीवारों के साथ सटाकर रखे लॉकरों की लाइन लगी हुई थी। उनमें करोड़ों अरबों की संपत्ति थी। देवराज चांद की आंखों में विजय की तीव्र चमक लहरा रही थी। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का लॉकर नंबर 27 है, देवराज चांद बोला। लॉकरों पर नंबर लिखें। 27 नंबर खोलना है सोहनलाल, शुरू हो जाओ। सबने देखा, सोहनलाल उनके साथ था ही नहीं। सोहनलाल कहाँ है? बैकुंठलाल के होंठों से निकला। जगमोहन पलटा और सिर झुकाकर रास्ते में प्रवेश करता हुआ ऑफिस में आ गया। बाकी सब भी साथ थे। बाहर अभी भी गोलियां चल रही थीं। सोहनलाल नीचे बैठा दीवार से सटा नशे की हालत में सोया पड़ा था। पास ही में सिगरेटों के 15-20 टुकड़े पड़े थे। ये तो गोली वाली सिगरेट थी। पीकर उल्टा पड़ा है, भजन सिंह के होठों से निकला। सबके चेहरों पर रोष के भाव उभर आए। देवराज चांद ने आगे बढ़कर सोहनलाल को हिलाया, परंतु सोहनलाल नशे में धुत था। देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। इसे होश में लाओ, 27 नंबर वॉल्ट खुलवाओ। मैं तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाया गया। सबने चौंक कर एक दूसरे को देखा। कौन हो सकता है? अमरनाथ ही होगा, मैं देखता हूँ। तुम लोग इसे होश में लाकर काम पर लगा दो। कहने के साथ ही देवराज चांद ने ऑफिस से निकलकर रिसेप्शन पार करते हुए दरवाज़ा खोला और फ़ौरन ही बाहर आ गया। सामने घबराया सा अमरनाथ वर्मा खड़ा था। बाहर जानते हो क्या हो रहा है? उसने बौखलाए लहजे में कहा। क्या? बगल की यशोदा बिल्डिंग में प्राइवेट सुपर वॉल्ट है जिसमें करोड़ों अरबों का माल पड़ा है। ढेर सारे लुटेरे वॉल्ट को लूटने आ पहुँचे। क्या?
देवराज चौहान के पैरों तले से ज़मीन सरकती सी महसूस होने लगी। हाँ, उन्होंने सब वॉचमैनों को मार डाला है। गश्ती पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी, उनसे टकराव हो गया। सुनने में आया है कि गाड़ी में मौजूद सारे पुलिस वाले लुटेरों की गोलियों से जान गंवा बैठे हैं। शायद एक आध बचा होगा जो कि भाग निकल गया। आओ बाहर चलकर देखते हैं। कठिनता से देवराज चौहान के होंठों से शब्द निकले। बाहर तो गोलियां चल रही हैं। अमरनाथ वर्मा परेशानी भरे लहजे में बोला। कोई बात नहीं, हमने तो दूर से ही देखना है। अगला दृश्य। बाहर दहशतनाक माहौल था। अंधेरे में ही गोलियां चल रही थीं, जिनकी गति अब कम हो गई थी। यशोदा बिल्डिंग के अहाते में सदा की भांति तीव्र रोशनी फैली हुई थी। मौत का आलम चारों तरफ सराबोर था। यहाँ से हमें वॉल्ट वाली बिल्डिंग में कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा, अमरनाथ वर्मा बोला। और भी कई आदमी भीतर से निकल आए थे। सबके चेहरों पर भयपूर्ण हैरत अंगेज भाव थे। खौफ के मारे कोई बोल भी ना रहा था। हमें कुछ देखने की ज़रूरत भी क्या है, देवराज चौहान ने जवाब दिया। मन ही मन वह आतंक से भर उठा था कि वह दूसरी तरफ से वॉल्ट लूटने की तैयारी में थे और जाने कौन लोग सामने से वॉल्ट लूटने आ पहुंचे थे। उसकी मेहनत पर पानी फिर सकता था। यह मामला समाप्त होते ही कोई बड़ी बात नहीं, वॉल्ट को खोलकर भीतर से देखा जाए। ऐसा होने पर सबकी निगाह वॉल्ट की कटी दीवार पर जा ठहरेगी और वह असफल हो जाएंगे। ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, वहाँ से सब कुछ नजर आएगा। अमरनाथ वर्मा के सर में उत्तेजनापूर्ण उत्सुकता थी। क्या फ़ायदा, कुछ ही पलों में पुलिस ने यह जगह घेर लेनी है। उसके बाद तो हम पास जाकर भी सब कुछ देख सकते हैं। देवराज चांद ने अपने पर काबू पाकर कहा। अब देखने का मज़ा ही कुछ और होगा। मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। कहने के साथ ही अमरनाथ वर्मा भागने के अंदाज में मुड़ता चला गया। दो पल भी न बीते होंगे कि यशोदा बिल्डिंग में कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। तेज़ रोशनियां चमक उठी। देवराज चांद के जहन को तीव्र झटका लगा। वॉल्ट लूटने वालों ने पावरफुल हैंड ग्रेनेड स्टील डोर को रास्ते से हटाने के लिए उस पर फेंका था। वह जानता था कि बुलेट प्रूफ स्टील डोर इस प्रकार हैंड ग्रेनेडों से नहीं टूटेगा। इसके साथ ही कयामत जो बरपी वो ये थी कि कान फाड़ देने वाला अलार्म का शोर वातावरण में गूंज उठा था। अलार्म इतना तेज था, उसे ज़्यादा देर सुनते रहना भी कठिन था। तभी एक साथ हैंड ग्रेनेडों के तीव्र विस्फोट हुए। रोशनी के तीव्र धमाके चारों तरफ फैलते चले गए। देवराज चांद को एहसास होने लगा कि ये लुटेरे उसकी योजना का सत्यानाश करके ही रहेंगे। शायद कर भी दिया होगा। और तभी अमरनाथ वर्मा हाँफता हुआ उसके करीब आ पहुंचा। ये धमाके कैसे? वो बहुत ज़्यादा उत्तेजना में नजर आ रहा था। वार्ड लूटने वालों ने हथगोलों से वॉल्ट के दरवाजे पर वार किया है ताकि वह भीतर जा सके। तो क्या दरवाज़ा टूट गया होगा? मुझे क्या मालूम। देवराज चौहान की आवाज़ में चिंता की झलक थी। पुलिस को शायद वार्ड लूटने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, क्योंकि उसी समय सारा वातावरण पुलिस सायरन से गूंज उठा। हालांकि तेज़ अलार्म के नीचे सायरनों की आवाज़ें दबकर रह गई थी, फिर भी कानों में स्पष्ट टकराई जा रही थी। जाने कितनी पुलिस की गाड़ियाँ थीं। यहाँ से तो स्पष्ट नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने ऑफिस कॉम्प्लेक्स की ऊंची दीवार थी। इस पर भी पुलिस की किसी न किसी गाड़ी की झलक मिल ही जाती थी। दो पल बाद ही फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस पार्टी और वॉल्ट लूटने वालों के बीच अंधाधुंध गोलियां चलनी आरंभ हो गई थी। इसी बीच लुटेरों ने पुलिस वालों पर हैंड ग्रेनेड भी फेंका। चीखो पुकार मच गई। हर तरफ से जैसे मौत की परछाइयों की चीखती आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। फायरिंग में तेज़ी आ गई थी। अमरनाथ वर्मा तो इस प्रकार खड़ा था जैसे किसी ने उस पर हथियार तान रखा हो, हक्का बक्का सा। कदमों की आहट पाकर उसने निगाहें घुमाई तो जगमोहन, बैकुंठलाल, भजन सिंह और सोहनलाल को करीब आते पाया। सोहनलाल अभी भी नशे में धुत था। अगला दृश्य। क्या हुआ? यह अलार्म, फायरिंग, बैकुंठलाल का स्वर भय से जैसे कांप रहा था। कुछ लोग वार्ड लूटने की चेष्टा कर रहे हैं, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। पुलिस आ पहुंची है, वो लोग बचेंगे नहीं। ओह, जगमोहन के होठों से निकला। मैं तो सब कुछ पास से देखना चाहता हूँ, अमरनाथ बीच में बोला। लेकिन यह मुसीबत से भरी दीवार सामने आ रही है। उसने झल्लाकर ऑफिस कॉम्प्लेक्स की दीवार की तरफ इशारा किया। यूनियन बनाकर मैं कोशिश करूंगा कि इस दीवार को छोटा करा सकूं। अमरनाथ वर्मा हद से ज़्यादा उत्तेजना से गुजर रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह इस फायरिंग के बीच रेफरी का काम करने को उत्सुक हो। तुम लोगों को यहाँ कोई काम नहीं? देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। यह सब तो होता ही रहता है। मुझे जल्दी से ऑफिस तैयार चाहिए। फ़ौरन ही कुछ पार्टियाँ अगले सप्ताह आ रही हैं। मैं उन्हें इस नए ऑफिस में ही बुलाना चाहता हूँ। जाओ भाई जाओ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? काम करो काम। अमरनाथ वर्मा ने हाथ हिलाकर कहा। यह सब कुछ तुम लोगों के देखने लायक नहीं है। जाओ जाओ। देवराज चौहान ने आंखों ही आंखों में उन्हें जाने का इशारा किया। उन्हें हरी झंडी मिल गई थी कि काम चालू रखा जाए, कोई खतरा नहीं। एक एक करके सब वापस चले गए। ये गोलियां कब तक चलेंगी? अमरनाथ ने कहा। पुलिस आ गई है। पुलिस वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इस हिसाब से तो वार्ड लूटने वाले उनके सामने ज़्यादा देर नहीं टिकने वाले। मेरा भी यही ख्याल है, अमरनाथ वर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया। अगला दृश्य। आधे घंटे के मुकाबले के पश्चात फायरिंग की गति में
कमी आती चली गई। वॉल्ट लूटने वाले ज़्यादातर मारे गए थे। एक फरार होने में कामयाब हो गया था और 2 जिंदा ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। इससे पहले कि पुलिस वाले उन्हें गोलियों से भून देते उन्होंने सरेंडर कर दिया था। वहाँ पर कई पुलिस वालों की, वॉचमैनों की और वॉल्ट को लूटने आए लुटेरों की लाशें पड़ी थीं। माहौल में वैसे भी ज़्यादा दहशत थी। दहशत और न फैले से पहले कि पब्लिक इकट्ठी हो, जल्दी से खाना पूरी करके लाशों को पुलिस वैन में ही डाला गया और वहाँ से भेज दिया गया। 20 मिनट में ही वहाँ पर फैली लाशें वैन में चली गईं। इससे माहौल में छाया तनाव कुछ कम हुआ। अलार्म को बंद कर दिया गया था। पुलिस वाले अपने साथियों की लाशों के कारण बेहद रोष में थे। जिंदा हाथ लगे लुटेरों की कई पुलिस वालों ने वहीं पर ही धुनाई कर दी। धुनाई इतनी खतरनाक थी कि भय होने लगा कि कहीं वो मर ही न जाए। पुलिस कमिश्नर को आदेश देना पड़ा कि गिरफ्तार हुए दोनों लुटेरों को हिफाजत के साथ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए। इस हुक्म की तामील फौरन हुई। जिम्मेदार पुलिस ऑफिसरों के साथ दोनों को हेडक्वार्टर भेज दिया गया। तब तक वहां पर वॉल्ट मैनेजर संपत लाल आहूजा, वॉल्ट का रखवाला जासूस रंजन गुप्ता और सुपर वॉल्ट के मालिकान सूर्यकांत वधवा और श्याम सिंह तनेजा भी आ पहुंचे थे। वो सब घबराए हुए थे। अगला दृश्य। हमने लुटेरों पर काबू पा लिया है। कमिश्नर मजूमदार ने श्याम सिंह तनेजा और सूर्यकांत वधवा को देखा। आपका वॉल्ट सुरक्षित है। बाहरी दरवाजे को अवश्य नुकसान पहुंचा है। उन लोगों ने हैंड ग्रेनेडों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी। धीरे धीरे पब्लिक की भीड़ भी वहाँ इकट्ठी होने लगी थी। उस भीड़ में देवराज चौहान और अमरनाथ वर्मा भी था। अमरनाथ वर्मा तो सबसे आगे हो होकर उन लोगों की बातें सुनने का प्रयत्न कर रहा था, जबकि देवराज चौहान कुछ पीछे ही रहा। वह पुलिस वालों की निगाह में नहीं आना चाहता था। शुक्रिया, आप लोगों के कारण ही बचाव हो गया। सूर्यकांत वधवा ने सूखे ओटो पर जीप फेर कर बाहरी द्वार की खस्ता हालत पर नज़र मारी। इसमें पुलिस वालों की काफ़ी जानें गई हैं। इसका हमें सख्त अफसोस है। हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी अपनी तरफ से इतना अवश्य कर सकते हैं कि इस हादसे में जिस जिस पुलिस वाले की जान गई है उनके परिवार वालों को 10-10 हज़ार रुपये हम देंगे। पुलिस कमिश्नर मजूमदार ने गंभीरता से सिर हिलाया। बहुत बेहतर। कल दिन में आप मुझसे मिल लीजिएगा। इस हादसे में जिनकी जानें गई हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। बहरहाल, अगर आप अपने वॉल्ट की तरफ से निश्चिंत हैं तो हमारे यहाँ ठहरना फिजूल है। पुलिस का पहरा रात भर के लिए लगा देते। मुझे पूरा यकीन है कि वॉल्ट भीतर से सुरक्षित है। इससे पहले कि वह कुछ कहते, 45 वर्षीय कीमती कपड़े पहने व्यक्ति भीड़ में से गुजरता हुआ उनके पास आ पहुंचा। क्या हुआ, क्या हुआ? वॉल्ट लुट गया क्या? उसने घबराहटपूर्ण स्वर में पूछा। आपकी तारीफ? कौन है आप? पुलिस कमिश्नर ने उसे देखा। मैं प्रताप सिंह हूँ, राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का सेक्रेटरी। सोमवार सुबह स्काई बर्ड होटल में उन्होंने अपने करोड़ों के कीमती जेवरातों की नीलामी करनी थी और वह जेवरात वॉल्ट में ही है। उसने बदहवासी भरे स्वर में कहा। वो लुटेरे लुटेरे मर गए हैं या पकड़े गए हैं? वॉल्ट सुरक्षित है, भीतर सब कुछ ठीक है, कमिश्नर मजूमदार ने शांत स्वर में कहा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं? कैसे आवश्यकता नहीं? प्रताप सिंह झल्लाए स्वर में बोला। करोड़ों का मामला है और आप लोग कहते मैं चिंता ना करूं? क्या पता लुटेरे लॉकर को लूट कर ले गए राजा साहब के करोड़ों के। कोई भीतर ही नहीं गया तो करोड़ों के जेवरात बाहर कैसे जाएंगे? संपत लाल ने उसे घूरा। देख नहीं रहे, स्टील के सदर द्वार को क्षति पहुंची है, वो टूटा नहीं, अपनी जगह से हिला भी नहीं। और फिर ऐसे एक के बाद एक 3 द्वार हैं। कोई भीतर घुस गया हो तो? उसके सर में सनकीपन का भाव था। हमने कहा ना कोई भीतर नहीं गया। मैं कहता हूँ कोई भीतर चला गया है, राणा साहब के जेवरात लूट ले गया है। इस पर आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि? हमारा कहना ही इस बारे में काफ़ी है कि वॉल्ट सुरक्षित है, मैनेजर संपत लाल ने तीखे लहजे में कहा। हमें विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं। हमारा वॉल्ट वॉल्ट सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। जितना पैसा हमने वॉल्ट की सुरक्षा में लगाया उतने पैसे में हम दूसरा वॉल्ट खोल सकते थे। 4 धमाकों में तो वॉल्ट का बाल भी बाका ना हो। हमारे वॉल्ट को लूटने के लिए लुटेरों को कम से कम सप्ताह का वक्त चाहिए, और सप्ताह में किसी तरह का विघ्न न पड़े, तभी वह हमारी हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम को पार करके वॉल्ट में मौजूद लॉकरों से ग्राहकों का माल ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। प्रताप सिंह के चेहरे पर क्रोध की लहरें उभर आईं। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि आपकी सुरक्षा के इंतजाम को तोड़ने के लिए हफ्ता लगता है या घंटा। बहरहाल, मैं वॉल्ट खोलकर देखना चाहता हूँ कि राजा साहब के करोड़ों के जेवरात अपनी जगह सुरक्षित हैं या नहीं। असंभव। संपतलाल आहूजा ने दांत भींचकर दृढ़ता भरे स्वर में कहा। आपकी इस घटिया बात के दम पर हम वॉल्ट नहीं खोलने वाले। क्या? तुम घटिया मैनेजर, राजा साहब के सेक्रेटरी हमें यानी कि प्रताप सिंह को इनकार कर रहे हो? मैं तुम्हारी नौकरी हटवा दूंगा। मैं क्रोध के मारे उसके होंठों से शब्द ना निकल रहे थे। तुम्हारे मालिक, वॉल्ट के मालिक कहाँ हैं? मैं मालिकों से बात करूंगा। नौकरों के मुंह लगने की मुझे आदत नहीं है। अगला दृश्य। भीड़ में खड़े देवराज चांद का दिल जोरों से धड़कने लगा। मामला नाजुक होता जा रहा था। अंधा भी जानता था कि वॉल्ट सलामत है। इंसान तो क्या, भीतर मक्खी भी नहीं पहुंची, परंतु राजा के इस सनकी सेक्रेटरी के कारण उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही थी। अगर इस सनकी की तसल्ली के लिए वॉल्ट खोला गया तो सत्यानाश हो जाएगा।
उसे और उसके साथियों को तुरंत फरार हो जाना पड़ेगा। उसे शुरू से ही इसी बुरी आशंका की आशंका थी और वही बात होने जा रही थी। उसका मन किया कि राजा के सेक्रेटरी को गोली से उड़ा दे। अगर ये कोई हंगामा ना करता तो वॉल्ट खोलने की तरफ और वॉल्ट को भीतर से देखने का किसी को भी ख्याल भी ना आना था। तभी वॉल्ट के मालिक सूर्यकांत वधवा का सर उनके कानों में पड़ा। अगला दृश्य। हम इस वॉल्ट के मालिक हैं। मेरा नाम सूर्यकांत वधवा है और ये मिस्टर श्याम सिंह तनेजा। मैं वॉल्ट खोलकर राजा साहब के लॉकर पर निगाह मारकर देखना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। प्रताप सिंह अक्खड़ लहजे में बोला। संपत लाल जी ने आपसे कहा है कि मैं किसी के कहने पर नहीं अपनी आंखों पर विश्वास करना चाहता हूँ। जब तक राजा साहब का सलामत लॉकर अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि आप वॉल्ट खोलने में हिचक क्यों रहे हैं। हम हिचक नहीं रहे, सूर्यकांत वधवा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। अगर हमें वॉल्ट के भीतरी हालातों के बारे में 1% भी शक होता तो हम वॉल्ट खोलकर अवश्य चेक करते। आपसे ज़्यादा हमें अपने वॉल्ट की चिंता है। हमने ग्राहकों के माल की सुरक्षा का भार अपने सिर पर ले रखा है। परंतु जब वॉल्ट का पहला दरवाज़ा ही नहीं खुल सका तो ऐसे 2 दरवाजे जो पहले के पीछे हैं वो कहाँ खुले होंगे। किसी के भीतर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर ये दरवाजे से रिमोट कंट्रोल से ही खुलते हैं। आर्म्स प्रूफ यह दरवाजे बड़े से बड़े बम विस्फोट से भी अपनी जगह नहीं छोड़ने वाले। मेरी तसल्ली आपकी बातों से नहीं, राजा साहब के लॉकर को सलामत देखकर होगी। मेहरबानी करके आप मुझे वॉल्ट दिखाइए। सूर्यकांत वधवा ने गर्दन घुमाकर श्याम सिंह तनेजा को देखा। श्याम सिंह तनेजा के चेहरे पर कश्मकश के भाव थे। तनेजा साहब, सूर्यकांत वधवा बोला, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रताप साहब बेकार की जिद कर रहे हैं। श्याम सिंह तनेजा ने कंधे उचका कर कहा। मैं ज़रा भी ज़रूरत नहीं समझता कि वॉल्ट को चेक किया जाए। किसी भी हालत में लटोरों के भीतर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पल भर के लिए तनेजा ठिठका। फिर भी अगर प्रताप सिंह अपनी नासमझी का सबूत दे रहे हैं तो हमें वॉल्ट खोलकर इन्हें दिखा देना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। खेल खत्म। ये शब्द जब देवराज चौहान के कानों में पड़े तो उसके मस्तिष्क में यही विचार कौंधा, सब कुछ खत्म। लंबे अरसे की मेहनत और योजना पर लगाया गया लाखों रुपया भी डूब गया। आखिरी रास्ता यही बचा था कि फ़ौरन अपने साथियों के पास पहुंचे और उन्हें फरार हो जाने को कह दे, क्योंकि ये लोग कभी भी भीतर प्रवेश करके वॉल्ट तक पहुंच सकते थे। देवराज चौहान वहां से पलटने की सोच ही रहा था कि एक कर्कश आवाज़ ने उसे रोक दिया। अगला दृश्य। नहीं, ये वॉल्ट किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा। सबकी निगाहें आवाज़ की तरफ उठ गई। वो रंजन गुप्ता था जो अब तक मात्र दर्शक की तरह खड़ा बातें सुन रहा था। उसने बातों में दखल अंदाजी इसलिए नहीं की थी कि इन बातों में बोलने का उसका कोई मतलब नहीं था, परंतु अब मसला दूसरा था। आखिर वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा निगरान था। प्रताप सिंह ने आंखें सिकोड़कर रंजन गुप्ता को देखा। तुम कौन हो जो इतने अधिकार के साथ कह रहे हो कि वॉल्ट किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा, रंजन गुप्ता ने सर्द लहजे में कहा। वॉल्ट के मालिकों से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो। प्रताप सिंह दांत किटकिटा कर रह गया। श्याम सिंह धनेजा ने सीधे रंजन गुप्ता को देखा। वॉल्ट प्रताप सिंह को दिखा देने में क्या हर्ज है? बहुत बड़ा हर्ज है सर, रंजन गुप्ता ने सख्त स्वर में कहा। कैसा हर्ज? सूर्यकांत वधवा ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। आप लोग मेरे साथ अकेले में आइए, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। कुछ ही पलों में सूर्यकांत वधवा और श्याम सिंह तनेजा रंजन गुप्ता के साथ चंद चंद कदम दूर अकेले में थे। संपत लाल आहूजा भी उनके करीब जा पहुंचा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? श्याम सिंह तनेजा ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। सर, क्षण भर की चुप्पी के पश्चात रंजन गुप्ता ने कहा, यह बेवकूफ़ इंसान खामखा में वॉल्ट खोलने पर मजबूर कर रहा है, जबकि हम बखूबी जानते हैं कि वॉल्ट ठीक है, सलामत है। फिर हम वॉल्ट क्यों खोलें? हम तुम्हारी राय से इत्तेफाक रखते हैं, श्याम सिंह तनेजा ने हामी भरी। लेकिन सब कुछ जानते बूझते हम यही सोच रहे हैं कि राजा का सेक्रेटरी शक्की मिजाज का है, तो हमें इसका शक दूर कर देना चाहिए। इसमें हमारा क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है, रंजन गुप्ता ने अपने एक एक शब्द पर जोर दिया। चेहरे पर हल्का सा क्रोध आ गया था। कल सुबह अखबारों में ये बात आम होगी कि बाद में हमने वॉल्ट खोलकर देखा कि भीतर सब कुछ ठीक है कि नहीं। तब ये कोई भी नहीं सुनना चाहेगा कि वॉल्ट हमने प्रताप सिंह की जिद के कारण खोला है। तब सबके दिमाग में यही आएगा कि हमें खुद वॉल्ट की सुरक्षा पर शक है। तभी तो हमने वॉल्ट खोलकर भीतर झाँक कर तसल्ली की। इससे हमारा ये दावा झूठा हो जाएगा कि हमारा वॉल्ट सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। आप बेखौफ इसमें कुछ भी रखते हैं, आपकी रखी वस्तु को कोई देख भी नहीं पाएगा, छूना और ले जाना तो दूर। प्रताप सिंह की बेवकूफ़ाना जिद के सामने झुककर आप अपना दावा झूठा साबित कर लेंगे। कल को लोग हमारे वॉल्ट में कुछ भी रखना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से माल ले जाकर कहीं और रखना पसंद करेंगे। यहाँ के अधिकतर लॉकर खाली हो जाएंगे, महीने की मोटी इनकम आनी बंद हो जाएगी। और गुप्ता साहब ठीक कह रहे हैं, संपत लाल आहूजा ने रंजन गुप्ता की बात को काट कर कहा। प्रताप सिंह की बात मानकर हम अपना अच्छा खासा नुकसान करेंगे। स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वॉल्ट का पहला आर्म्स प्रूफ डोर नहीं खुला है। ग्रेनेडों की चोट से कुछ निशान अवश्य दरवाजे पर उभरे। श्याम सिंह तनेजा और सूर्यकांत वधवा की निगाहें आपस में मिली। वॉल्ट को खोलना हमारी बेइज्जती होगी, रंजन गुप्ता ने कहा। इस तरह की बात को मानना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है।
मेरे ख्याल में ये बात ठीक है, श्याम सिंह तनेजा बोला। वॉल्ट खोलकर देखने का मतलब है कि हमें अपने ही वॉल्ट पर विश्वास नहीं। जब हमें अपने वॉल्ट पर विश्वास नहीं, तो हम पब्लिक को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हमारा वॉल्ट सबसे सेफ जगह है? आप इसमें अपनी सबसे कीमती वस्तु रखकर निश्चिंत रह सकते हैं। सूर्यकांत वर्मा ने गंभीरतापूर्वक सहमति से सिर हिला दिया। मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह मानता हूँ तनेजा। प्रताप सिंह को सख्ती से मना कर दो कि सोमवार सुबह से पहले वॉल्ट कभी नहीं खुलेगा। हो सकता है वो राजा का रौब डालने की कोशिश करे, परंतु हमें किसी के रौब में नहीं आना। सबसे पहले हमें अपने वॉल्ट को देखना है कि वॉल्ट की सुरक्षा की तरफ कोई उंगली ना उठा सके। रंजन गुप्ता और संपत लाल आहूजा के चेहरों पर तसल्ली के भाव उभरे कि वधवा और तनेजा साहब की समझ में वो बात आ गई जो वह समझाना चाहते थे। श्याम सिंह तनेजा प्रताप सिंह की ओर बढ़ा। बाकी सब भी उनके साथ थे। प्रताप सिंह सीना फुलाकर उन्हें देखने लगा। सब उसके करीब पहुंचकर टिटके। सॉरी मिस्टर प्रताप सिंह, हम वॉल्ट खोलने में असमर्थ हैं, तनेजा ने शांत लहजे में कहा। क्या? प्रताप सिंह आशा के विपरीत जवाब पाकर चीखा। आप लोग वॉल्ट खोलने से मना कर रहे हैं? राजा साहब का लॉकर चाहे लुट चुका हो, इस बात की लॉकर सुरक्षित है। आपको हमारी इस बात पर विश्वास करना चाहिए। मैं विश्वास नहीं, देखे बिना नहीं करूँगा। तो सोमवार सुबह आना, रंजन गुप्ता ने कड़े स्वर में कहा। सोमवार सुबह से पहले वॉल्ट किसी भी हालत में नहीं खुलेगा, और तुम्हारी तसल्ली के लिए हम सोमवार सुबह तक इन सब जगहों पर पुलिस का पहरा लगवा देंगे। मैं नहीं जानता तुम लोगों की बात को। नहीं मानते तो हमें तुम्हारे मानने की परवाह नहीं, संपत लाल आहूजा ने सख्त स्वर में कहा। हमें अपने वॉल्ट की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे राजा साहब के करोड़ों के जेवरात 100% सुरक्षित है। मैं राजा साहब से तुम लोगों की बदतमीजी की शिकायत करूंगा। प्रताप सिंह क्रोध से कांपने लगा। मैं तुम जो चाहो करो, और हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। सूर्यकांत वधवा ने दृढ़ता भरे कठोर स्वर में कहा। वॉल्ट सोमवार सुबह ही खुलेगा तो सुबह ही खुलेगा। ठीक है, मैं देख लूँगा। प्रताप सिंह ने चुनौती भरी निगाह से सबको देखा और पलट कर ज़मीन रौंदने वाले अंदाज में पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने मील भर लंबी राहत की सांस ली। बहुत बड़ा खतरा टल गया था। फैसला तो लिया गया था कि वॉल्ट नहीं खुलेगा। अगर वॉल्ट खुल जाता तो उसके और उसके साथियों के लिए बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, परंतु अब सब कुछ ठीक था और उनकी डकैती हर हाल में सफल होकर रहेगी। सोमवार सुबह तक अब किसी प्रकार का खतरा नहीं था। उसकी तीव्र गति से दौड़ रही धड़कन अब सामान्य स्थिति में आने लगी थी। अगला दृश्य। यशोदा बिल्डिंग में सोमवार सुबह तक के लिए सावधानी के तौर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए लोग धीरे धीरे छटते चले गए। देवराज चौहान और अमरनाथ वर्मा भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ गए। अमरनाथ वर्मा की उत्तेजना अभी भी कम नहीं हुई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है देवराज चौहान, वो लोग वॉल्ट में गए होंगे? हाँ। कैसे कह सकते हो ये बात यकीन से? अमरनाथ वर्मा और भी उत्सुक हो उठा। ये बात तो कोई बेवकूफ़ भी कह सकता है। देवराज चौहान लापरवाही से बोला। आपने देखा नहीं कि स्टील के दरवाजे कितने मजबूत हैं? उन लोगों ने कितने ग्रेनेड फेंके, लेकिन वह स्टील का दरवाज़ा अपनी जगह से मजबूत खड़ा है। ऐसी हालत में वह भीतर कैसे गए हो सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी, अमरनाथ वर्मा ने संजीदगी से सिर हिलाया, अगर वो भीतर चले गए हों, उनमें से कुछ बाकी तो मारे गए हैं, तो जो भीतर गए उनका क्या होगा? वो तो वॉल्ट को लूट लेंगे। बाहर पुलिस खड़ी है ना, अपनी जल्लाद दबाकर देवराज चौहान बोला। हाँ, जब वो बाहर निकलेंगे तब पुलिस की गोलियों के शिकार हो जाएंगे। हाँ, ये तो है। अमरनाथ वर्मा ने जैसे खुद को तसल्ली दी। उससे पीछा छुड़ाकर देवराज चौहान अपने साथियों के पास पहुंचा। अगला दृश्य। जगमोहन, बैकुंठलाल और भजन सिंह आतंक से जड़े पड़े थे। हालांकि सोहनलाल 27 नंबर लॉकर खोलने में व्यस्त था, परंतु काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। बाहर के माहौल ने उनके गलों में आतंक की सुई फंसा रखी थी। यह खतरनाक इत्तेफाक ही था कि जिस वक्त उन्होंने वर्ल्ड लूटने की योजना बनाई, एन उसी वक्त दूसरी पार्टी आ पहुंची और नादानों ने इस तरह हमला कर दिया जैसे कि वह किसी बैंक को लूटने आए। जगमोहन बार बार वॉल्ट से निकलकर ऑफिस में चक्कर लगा आता था। उसे देवराज चौहान की वापसी का इंतजार था। उसका न आना ही उन सब लोगों की घबराहट का कारण बना पड़ा था। सोहनलाल को जैसे किसी खास बात की परवाह नहीं थी। एक तो वो गोली वाली सिगरेटों के नशे में था, दूसरे उसके सामने मिनी वॉल्ट था जिसे कि उसने खोलना था। अब योजना की सफलता का दारो मदार उसी पर ही था। अब उसे गोली वाली सिगरेट नहीं पीने दी जा रही थी। उसे डर था कि कहीं सोहनलाल पुनः नशे में बेसुध न हो जाए। देवराज चौहान को वहाँ पहुँचते पाकर सबको राहत मिली। क्या हुआ? बैकुंठलाल ने व्यग्रता से पूछा। देवराज चौहान ने मोटे तौर पर सारी बात बता दी। हर एक के चेहरे पर कई रंग आए और कई गए। इसका मतलब हमारी योजना फेल होने से बाल बाल बची है। भजन सिंह ने सख्ती की सी हालत में कहा। दूसरी स्थिति में शायद हम भी फंस जाते। क्यों? कैसे फंस जाते? देवराज चौहान ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वो लोग वॉल्ट के दरवाजे खोलकर भीतर आ जाते, हम पकड़े जाते। मैं बाहर क्या कर रहा था? देवराज चौहान ने एकाएक कड़वे स्वर में कहा। इसी काम के लिए तो खड़ा था।
अगर गड़बड़ हो तो तुम लोगों को पहली खबर कर दूँ। भजन सिंह ने सहमति से सिर हिला दिया। सोमवार सुबह तक हमें कोई खतरा नहीं, हमारे पास काफ़ी समय, आराम से अपना काम कर सकते हैं, देवराज चौहान ने गंभीर लहजे में कहा। फिर भी हमें हर वक्त सावधान रहना है, क्योंकि बाहर ढेर सारी पुलिस पहरे पर है। तत्पश्चात उसने सोहन लाल पर निगाह मारी, जो इन बातों से दूर राजा के 27 नंबर लॉकर में उलझा हुआ था। सिगरेट सुलगाते हुए वो उसके पास पहुंचा। लॉकर के बारे में क्या विचार है सोहन लाल? सोहन लाल ने नशे युक्त भारी आंखें हिलाकर उसे देखा। खास अच्छा विचार नहीं है, सोहन लाल ने उखड़े लहजे में जवाब दिया। डबल लॉक का बढ़िया लॉकर है, सुरक्षा के मामले में बहुत ही मजबूत। खुलेगा कि नहीं? सोहन लाल ने पल भर के लिए लॉकर को घूरा, फिर उसे देखने लगा। इसकी जात अच्छी तरह पहचान लूँ, इसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाऊँगा। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं इसे खोल लूँगा। कब तक? 8-10 घंटों में खोल लूँगा, सोहन लाल ने सिर हिलाया। या कुछ घंटे ज़्यादा, जितना वक्त हमारे पास है उस वक्त के बीच ही से खोल दूँगा। देवराज चौहान ने तसल्ली से सिर हिलाया। अन्यों के चेहरों पर राहत के भाव उभर आए। तभी बैकुंठ लाल बोला, इस लॉकर को हम ड्रिल से भी काट सकते हैं। यह विचार मेरे दिमाग में आ चुका है, बहुत पहले से ही इस बारे में सोच चुका हूँ। देवराज चौहान ने बैकुंठ लाल को देखा। ड्रिलर के किसी भी टूल से हम रॉकर को काटते हैं तो भीतर मौजूद जवाहरातों को नुकसान पहुंच सकता है। जवाहरातों के डिब्बों को ठूस ठूस कर वॉल्ट में ज़बरदस्ती भरा गया है। जवाहरातों में कई गहने ऐसे हैं कि जिनकी शेप खराब होते ही उसकी कीमत आधी रह जाएगी, क्योंकि वह गहने कलाकारी का बेजोड़ नमूना है। इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं कि काफ़ी कीमत तो उनकी बनावट के कारण ही लागू होती है। इसलिए हमें सीधे ढंग से तिजोरी खोलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ड्रिलर से तिजोरी खोली गई तो तुम लोगों का हिस्सा 1-1 करोड़ नहीं, बल्कि सिर्फ 20-20 लाख ही आएगा। बैकुंठलाल गहरी सांस लेकर रह गया। मैं इसे ऐसे ही खोल दूंगा, सोहनलाल ने विश्वास के साथ कहा। वैसे भी ड्रिलर को ऑफिस से वॉल्ट में लाने के लिए हमें काफ़ी बड़ा रास्ता अपना बनाना पड़ेगा। दीवार और वॉल्ट की चादर के बड़े हिस्से को काटना पड़ेगा। फिर ड्रिलर के प्लग की तार छोटी है, दिन निकलने पर हमें उसका इंतज़ाम करते करते दोपहर हो जाएगी। इससे बेहतर है कि इसे सोहनलाल ही खोले। सोहनलाल ही खोलेगा? बैकुंठलाल जी तो खोलने से रहे। सोहनलाल ने बैकुंठलाल को व्यंग भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अब फालतू बातें ना की जाए तो ठीक रहेगा। एक एक मिनट कीमती है, मुझे काम करने दो। ये वॉल्ट का लॉक है, तिजोरी नहीं कि देर सवेर में अवश्य खुलेगी। इस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर काम होगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और सबको देखा। तुम लोग ऑफिस में जाओ, दीवार के कटे हिस्से के सामने बड़ी प्लाई को खड़ी कर दो, ताकि अगर किसी की निगाह पड़ भी जाए तो सब ठीक रहे। ऑफिस में पड़े ईंटों के मलबे के एक एक टुकड़े को उठाकर वॉल्ट में डाल दो। मलबे को देखकर भी कोई शक कर सकता है। ऑफिस में बढ़ई के रूप में काम करते रहो। 2-1 घंटे और ठोका टाकी में व्यस्त रहो, उसके बाद सो जाना। जगमोहन तुम लोगों के साथ रहेगा। और तुम? बैकुंठलाल ने पूछा। मैं सोहनलाल के पास रहूँगा, इसकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए। तुम लोगों को इधर आने की आवश्यकता नहीं, ज़रूरत पड़ने पर मैं आ जाऊँगा। इसे गोली वाली सिगरेट मत पीने देना, भजन सिंह बोला, पहले ही नशे में टुन्न है। और अगर किसी ने ड्रिलर देख लिया, मसलन कि अमरनाथ वर्मा ने, उसे समझा देना कि ऑफिस के काम के सिलसिले में ही उस मशीन को लाया गया है। इससे कैसे काम लिया जाता है हम नहीं जानते। मशीन मैन सोमवार सुबह आकर इस मशीन से काम चालू करेगा। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। और वह नकली गहने कहाँ हैं जो असली के बदले राजा के लॉकर में रखने? वो नकली जवाहरातों वाले गहने हम कल यहाँ लाएंगे। साथ ही साथ गहनों को लाना ठीक नहीं था, देवराज चौहान ने बैकुंठलाल को जवाब दिया। उसके बाद जगमोहन, बैकुंठलाल और भजन सिंह वॉल्ट से निकलकर ऑफिस में आ गए। ऑफिस में पड़ा टूटी दीवार का मलबा वॉल्ट में पहुंचा दिया गया। दीवार के कटे हिस्से के सामने बड़ी प्लाई रख दी गई। रिसेप्शन वाले हिस्से में आकर बैकुंठलाल और भजन सिंह अनमने मन से बढ़ई का काम करते हुए शोर पैदा करने लगे, जबकि उनका सारा ध्यान वॉल्ट में था। राजा के वॉल्ट में जहाँ करोड़ों के जेवरात मौजूद थे और जौनलाल के लॉकर खोलते उनकी झोली में आ गिरने थे। जगमोहन कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। योजना सफलता के अंतिम चरण पर थी। उत्तेजना के कारण उसके दिल की धड़कन में तीव्रता व्याप्त थी। रह रहकर तीनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगते थे। अगला दृश्य। सुबह 4 बजे सोहनलाल और देवराज चौहान ने कुछ घंटों की नींद ली। जब वो उठे तो बैकुंठ लाल और भजन सिंह नींद में जा डूबे। जगमोहन, जो कि पहले ही नींद पूरी कर चुका था, वह देवराज चौहान को बताकर बाहर निकल गया और 2.5 घंटों के बाद वापस लौटा। खाने के सामान के साथ साथ बड़े थैले में डालकर नकली जेवरातों को भी ले आया था। जेवरातों वाला थैला उसने वॉल्ट में पहुंचा दिया। वहीं उसने देवराज चौहान और सोहनलाल के साथ नाश्ता किया। लॉकर के बारे में पूछने पर सोहनलाल हर बार शांति से यही जवाब देता कि वह लॉकर खोल लेगा। बहरहाल, उसे खोलने में अभी तक किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई थी, परंतु उसके जवाब में पूर्णतः विश्वास भरा होता। दोपहर 1 बजे बैकुंठलाल और भजन सिंह की नींद टूटी। लॉकर खोला? आँख खोलने पर सामने जगमोहन को देखते ही उसके होंठों से निकला, नहीं। लेकिन सोहनलाल का कहना है कि वो खोल लेगा। जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा, साला नहीं खोल पाएगा। बैकुंठलाल होंठ बीच का क्रोध भरे सर में क्या उठा।
करोड़ तो क्या, हमारे हाथ खोटा पैसा भी नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से सोहनलाल काबिल आदमी है। भजन सिंह ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा। वह पूरी कोशिश कर रहा होगा कि लॉकर को जल्दी से खोल ले। 15 घंटे हो गए और पूरी कोशिश में ज़रा भी कोशिश कामयाब नहीं। बैकुंठलाल, जगमोहन ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम भूल रहे हो कि वॉल्ट मालिकों का कहना है कि हमारा वॉल्ट सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। इसी कारण तो देश की जानी मानी हस्तियों ने अपनी दौलत वॉल्ट में रखी हुई है। सुरक्षा के अंदर वॉल्ट का बाहरी पैरा या दरवाजे ही नहीं आते, बल्कि भीतर मौजूद तिजोरियों के रूप में लॉकर भी आते हैं, जो कि बिना किसी शक के अच्छी टेक्नोलॉजी और मजबूती में नंबर 1 होंगे, जिन्हें खोलना इतना आसान भी नहीं होगा। सोहनलाल को अगर इस काम में देरी लग जाए तो कौन सी आफत आ गई? आफत ही तो है, बैकुंठलाल व्याकुलता से बोला। आज का ही दिन बचा है, कल सोमवार है, सुबह वॉल्ट खुल जाएगा। पहरेदार और वॉल्ट के मालिक तक भीतर आएंगे, क्योंकि बीती रात हुई वॉल्ट लूटने की कोशिश में सब भीतर से वॉल्ट अवश्य देखना चाहेंगे, और हमारे सोहनलाल जी राजा के लॉकर को ही नहीं खोल सके होंगे। आज के दिन के पश्चात रात भी आती है, भजन सिंह बोला। सोहनलाल के पास कल सुबह 8:30 तक का वक्त है। 9 बजे वॉल्ट खुलने का समय, यानी कि 19.5 घंटे का समय सोहनलाल के पास है। इतना वक्त बहुत होता है, जबकि उसे काम पर लगे भी 14-15 घंटे हुए। बैकुंठलाल व्याकुल था कि वॉल्ट क्यों नहीं खुल रहा। उसमें सब्र कम था। वह जल्द से जल्द करोड़ करोड़ की दौलत को अपनी जेब में देखना चाहता था, अपने हक में देखना चाहता था। मैं सोहनलाल के पास होकर आता हूँ। बैकुंठलाल उठ खड़ा हुआ। पहले कुछ खा लो, होटल का खाना है, खराब हो जाएगा, जगमोहन बोला। हाँ, मुझे तो ज़ोरों से भूख लग रही है, भजन सिंह बोला और सामने रखे खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बैकुंठलाल को काफ़ी भूख लगी थी। दोपहर का 1 बज रहा था। कल शाम को उन्होंने खाना खाया था। दोनों खाने में जुट गए। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेने लगा। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाया गया। तीनों की निगाहें आपस में टकराईं। चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। भजन सिंह कुछ कहने लगा कि जगमोहन ने हाथ उठाकर धीमे स्वर में कहा, तुम लोग खाना खाते रहो, मैं देखता हूँ। कहकर उसने जेब में रिवॉल्वर थपथपाई। अगर कोई गड़बड़ हुई तो? वैकुंठलाल फुसफुसा। हम करोड़ों की दौलत को खोना नहीं चाहते, जगमोहन ने सपाट किंतु धीमे स्वर में कहा। चाहे जान की बाजी ही क्यों न लगा देनी पड़े, हमें हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला करके उसे अपने अनुकूल बनाना होगा। अगले ही पल जगमोहन आगे बढ़ा और सावधानी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर अमरनाथ वर्मा अपना उत्सुकता भरा चेहरा लिए खड़ा था। इससे पहले कि जगमोहन उसे रोक पाता वह भीतर आ गया। बैकुंठलाल और भजन सिंह को खाना खाते देखा, फिर जगमोहन से बोला, देवराज चौहान जी कहाँ हैं? नहीं, वो तो रात में ही चले गए थे, जगमोहन ने अपने पर काबू पाकर जवाब दिया। दोपहर बाद आने को कह गए। तुम लोग तो रात भर यहीं रहे होगे, अमरनाथ वर्मा बोला। मैं तो घर चला गया था, जोरों की नींद आ रही थी। मेरे जाने के बाद रात को बगल वाली बिल्डिंग में और क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वैसे ही रहा, जगमोहन सामान्य भाव से मुस्कुराया। पुलिस का तगड़ा पहरा तो रात में ही लग गया था, अब तक वैसे ही पहरा लगा हुआ है। कल सुबह वार्ड खुलने तक पहरा रहेगा, उसके बाद पहरा हटा लिया जाएगा। अमरनाथ वर्मा ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, सुपर वार्ड में कितनी दौलत होगी? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, जगमोहन खुलकर मुस्कुराया। वो उसे जल्द से जल्द यहाँ से दफ़ा करना चाहता था। उसका ज़्यादा देर यहाँ रहना ठीक नहीं था। फिर भी कुछ अंदाज़ा तो होगा। नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने सोचा था, रात को मुझे नींद कहाँ आई। रात भर यही सोचता रहा कि अगर लुटेरे सफल हो जाते तो कितना माल उनके हाथ लगता। अमरनाथ वर्मा ने ठंडी सांस ली। छोटा सा हिसाब लगा लो, सुना है किसी राजा के करोड़ों के जेवरात यहाँ पड़े हैं, करोड़ों के, ठीक है ना? साथ ही देश भर की बड़ी बड़ी हस्तियों ने सुपर वॉल्ट में लॉकर किराए पर ले रखे। खुद ही सोचो उसमें कितना माल होगा। काफ़ी ज़्यादा, हाँ। आवेश में अमरनाथ वर्मा हाथ पर हाथ मारकर बोला, यही तो मैं कहना चाहता था कि वॉल्ट में कम से कम कुल मिलाकर 1 अरब को छूती संपत्ति है। कोई बड़ी बात नहीं कि इससे भी ज़्यादा हो। ये सब उन लुटेरों के हाथ लग जाता तो उनके मज़े आ जाते। एक बात और बताऊँ, मुझे तो पूरा शक है कि वॉल्ट के भीतर कोई मौजूद है। जगमोहन को अपनी सांस रुकती सी महसूस होने लगी। बैकुंठलाल और भजन सिंह एकाएक सतर्क हो उठे। वॉल्ट में कोई है? जगमोहन ने जान भर की हैरानी अपने शब्दों में जाहिर की। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है वॉल्ट में अवश्य कोई मौजूद है, अमरनाथ वर्मा ने सरगोशी की। मैं समझा नहीं वर्मा साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई, रात को एक साथ कई लुटेरों ने वॉल्ट पर हमला बोला। 2 पकड़े गए, एक फरार होने में कामयाब हो गया। तो क्या ये नहीं हो सकता इसी शोर शराबे के दौर में लुटेरों में से कोई वॉल्ट में घुस गया हो? अमरनाथ वर्मा ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। मुमकिन नहीं, जगमोहन मुस्कुराए। वॉल्ट का दरवाज़ा पहले की तरह बंद था। कोई भीतर गया होता तो दरवाज़ा अवश्य खुला होता। ये तो कोई ज़रूरी नहीं, भीतर जाने वालों ने दरवाज़ा जैसे खोला वैसे ही बंद कर दिया हो। जगमोहन समझ गया कि इस सनकी से इस बारे में वो जितनी देर बातें करेगा, ये अपनी अटकलें उतनी ही बताता रहेगा, जबकि वह बात समाप्त करना चाहता था। वर्मा साहब, इस बारे में हमें अपना सिर नहीं खपाना चाहिए। आपके ख्याल से अगर कोई वॉल्ट में जा चुका होगा तो बचेगा नहीं। बाहर ढेर सारी पुलिस है। वैसे भी कल रात हुई घटना के बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है। तब तो आपके पास देवराज चौहान भी थे।
इस बारे में आप उनसे बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो बाहर का तमाशा देखा ही नहीं। अमरनाथ वर्मा ने सहमति से सिर हिलाया। देवराज से बात करूंगा। वो कब आएगा? क्या कहा था तुमने? दोपहर बाद। अमरनाथ वर्मा ने घड़ी देखी, फिर तसल्ली भरे अंदाज में बोला, तब तो देवराज चौहान आने ही वाले होंगे। फिर उसने आसपास निगाहें दौड़ाई। कुछ खास काम हुआ नहीं लग रहा, जबकि रात भर में काफ़ी काम हो जाना चाहिए था। रात हुए हंगामे के बाद काम करने का मन नहीं हुआ इन लोगों का। आप ही की तरह ये लोग भी तरह तरह के सवाल पूछकर वक्त बर्बाद करते रहे। अब जाकर सोए उठें। होता है, ऐसा होता है। इतने बड़े हादसे में उत्सुकता होनी लाजमी है। काम करने को किसका मन चाहेगा? अमरनाथ वर्मा ने फौरन सहमति से मुंडी हिलाई। मुझे ही देखो, सोमवार को पार्टी के लेजर पूरे करके जरूरी देने थे। सोचा रात को काम निपट जाएगा तो रविवार को दिन भर आराम करूंगा, लेकिन हंगामे ने काम का सारा मूड हटा दिया। मुझे अब आना पड़ा काम के लिए। एक असिस्टेंट को बुलाया। रात तक जाकर काम निपटेगा। सारा दिन खराब हो गया। कहने के साथ ही वह रिसेप्शन पार करते हुए ऑफिस में प्रवेश करने के लिए बढ़ गया। जगमोहन की सांस जहाँ की तहाँ अटक गई। बैकुंठ लाल और भजन सिंह की हक्के बक्के से रह गए। इस सनकी के उधर जाने में खतरा ही खतरा था। उनकी योजना पिट सकती थी। अगर इसकी निगाह दीवार के बीच बने रास्ते पर पड़ गई, जिसके आगे प्लाई को इस प्रकार रखा हुआ था कि देखने वाले को लगे कि प्लाई यूं ही दीवार के सहारे खड़ी की हुई है। जगमोहन फौरन उसके साथ हो गया। हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिका। बैकुंठ लाल और भजन सिंह की भी खड़े हो गए। उनके हाथ भी कपड़ों में छिपे रिवॉल्वर पर जा टिके। कभी भी गड़बड़ हो सकती थी। तो चलिए दोस्तों, अनिल मोहन जी के नॉवेल पाप का घड़ा का पहला भाग हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।